हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे आप सब। आज की वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर 15 पीएसयू या गवर्नमेंट ऑडिट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। पेपर में आता है, स्कोरिंग चैप्टर है, पर सर समझ तो आता नहीं है। डू नॉट वरी अबाउट इट, भाई आया है, करा के जाएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे हैंड रिटन चार्ट्स मैं तुम्हारे लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। हैंड रिटन चार्ट्स, स्टोरीज, मेमोरी टेक्निक्स सब तो मैं तुम्हें देता हूँ, फिर भी तुम आधी बार इधर उधर भटकते रहते हो। तो इस वीडियो के बाद तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं। आज हम 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सारी चीजों को समझेंगे, सब समझ में आएगा, गारंटी भाई की। सारी चीजें समझेंगे, बहुत सारी चीजें याद भी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे कि तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसे किस तरह से क्वेश्चंस बनाता है, किस तरीके से तुमको उसको इंटरप्रेट करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं, छोड़ के नहीं जाओगे। चिंता मत करो, भाई आया है, सब करा देगा। तुमको बस क्या करना है, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना है, एक अच्छा सा कमेंट करना है कि सर इस बार हम सीए बन के दिखाएंगे, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, सब्सक्राइब कर लेना, क्यों? क्योंकि दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ उड़ान बैच। उड़ान बैच, तो उड़ान बैच क्या है सर? उड़ान बैच एक एग्जाम फोकस्ड बैच है, जिसमें मैं आपको सीए फाइनल ऑडिट का 100% सिलेबस कवर कराऊंगा। 100% कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर होंगे, सिर्फ एसेज नहीं, ए टू जी सारा कुछ। इंस्टीट्यूट की बुक में जो 19 चैप्टर्स हैं, 19 के 19 चैप्टर्स इसमें आपके कवर होंगे, फुल्ली अमेंडेड। इसके बाद आपको कोई भी अमेंडमेंट देखने की, इधर उधर जानने की जरूरत नहीं। ऐसा एग्जाम फोकस्ड बैच है जिसमें मैं आपको इतनी डिटेल में सारी चीजें समझाऊंगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। इस बैच की हाईलाइट क्या है? हमारी 230 पेजेस की बुक। 230 पेजेस का मतलब जानते हो? 230 पेजेस का मतलब है कि मैंने इस बुक को 100-150 पेज का नहीं किया। मार्केटिंग के चक्कर में, कॉस्ट बचाने के चक्कर में, पेज कम करने के चक्कर में मैंने असली कंटेंट को निकाल के खाली हेडिंग नहीं रख दी है, मैंने इसमें प्रॉपर कंटेंट डाला है। सिर्फ अगर आप इस किताब को पढ़ के जाओगे और सिर्फ उतना ही लिख के आओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 230 पेजेस का मतलब जानते हो? 230 पेजेस का मतलब है कि मैंने इस किताब को 400 पेज का भी नहीं किया है कि हाँ कंटेंट तो डाल दिया, लेकिन पता चल रहा है 1.5 दिन में रिवाइज ही नहीं हो रही है। 230 पेजेस का मतलब जानते हो? 230 पेजेस का मतलब है एक बैलेंस्ड, एक स्वीट स्पॉट, जिसमें आप 1.5 दिन में रिवाइज भी कर पाओगे, जिसमें पढ़ के आप पूरे नंबर भी ला पाओगे। जितने नंबर आपको चाहिए, मैं कह सकता हूँ, लिख के कह सकता हूँ, जितने नंबर आपको चाहिए। अगर आपको 95 चाहिए तो इस किताब से आप 95 भी स्कोर कर सकते हो, 90 चाहिए तो 90 भी स्कोर कर सकते हो, और 60 चाहिए तो 60 भी आएंगे, और 40 ही चाहिए तो 40 भी आएंगे। ये किताब के बाद आपको देखने की, कुछ और देखने की आपको जरूरत नहीं है। प्लस में उड़ान बैच की एक बहुत अच्छी हाईलाइट ये है कि आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हर एक चैप्टर में कवर कराऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस किस चैप्टर में तो घुमा के पूछता है, किस चैप्टर में सीधे साधे पूछता है, किस तरीके से उनको इंटरप्रेट करना है। सारी चीजें आपको इसी बैच में कराई जाएंगी। सर कितने पैसे लोगे इस बैच के? ये बैच फ्री है मेरे बच्चे। हर रोज एक वीडियो आएगी, बेसिकली हर ऑल्टरनेटिव डेज पे एक चैप्टर की एक वीडियो होगी, जिसमें पूरा चैप्टर आईसीआई के मैट के हिसाब से कवर होगा, सेम सीरियल ऑर्डर में। एक चैप्टर में अगर 5 एसेज हैं तो 5 एसेज उस वीडियो में कवर होंगे। ये है हमारा उड़ान बैच, फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा यूट्यूब पे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है जी। फिर एक है हमारा पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम। जब मैंने उड़ान बैच की अनाउंसमेंट की थी तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ जिसमें आप डेली टारगेट्स हमें दो, जिसमें आप हमें मोटिवेशन दो, स्ट्रैटेजी दो, गाइडेंस दो कि हमें आगे कैसे लेके चलना है। सर आप प्लीज ना हमारे साथ कनेक्ट भी करो, तो आप सर कुछ जूम सेशन रख लेना। तो ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक ग्रुप बनाया है, जिसमें हम जूम सेशंस करेंगे, डेली टारगेट्स आपको दिए जाएंगे। उस ग्रुप में आप अपने डाउट्स पूछोगे तो मैं आपके सारे डाउट्स सॉल्व कर दूंगा। मोटिवेशन, स्ट्रैटेजी, गाइडेंस मैं आपको दूंगा ऑन ए डेली बेसिस, ठीक है जी। ये हमारा पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम है। इसकी कॉस्ट भी मैंने बहुत ही कम रखी है, सिर्फ 499।
एक्चुअली ना क्या है कि मैं टीचर हूँ और मैं ये मेंटोरशिप वगैरह प्रोग्राम्स रन नहीं करता हूँ, लेकिन इस बार बच्चों ने थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो इसीलिए मैंने जस्ट ये प्रोग्राम चालू कर लिया और इसीलिए ही मैं इसमें सीट्स ना काफ़ी लिमिटेड रखने वाला हूँ। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट करके मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ज्वाइन करना है और लिंक दे दूंगा। ठीक है जी, इसीलिए मैंने इसको फिर वेबसाइट पे भी लिंक नहीं किया कि बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे तो फिर मेरे से संभलेंगे नहीं, है ना। तो सिर्फ कुछ बच्चों के लिए फोकस्ड तरीके से हम इस मेंटोरशिप प्रोग्राम को लेके चलेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बता दूंगा। ठीक है जी। वन मोर थिंग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक चीज अगर आप कर लें तो आपके पेपर में 15 से 20 मार्क डायरेक्टली बढ़ जाएंगे। सर बताओ ना सर, उसी की तो जरूरत है सर। तो हमारी वेबसाइट पे मैंने इंट्रोड्यूस किया है पहली बार एक यूनिक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सुपर मॉक्स। क्या होते हैं सर सुपर मॉक्स? टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि टेस्ट सीरीज जैसे आपको बाकी टीचर्स देते हैं, आपको समझ में आता है। देखो इंटर में मुझे 4 अटेम्प्ट लगे थे और फाइनल में बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट। एक चीज जो बदल गई, क्या? इंटर में मैंने धक्के खा खा के गिर के अपनी गलतियां सीखी और फाइनल में मैंने वो गलतियां नहीं करी क्योंकि मैंने वो सीख ली थी। इंटर में मेरे अटेम्प्ट्स इसलिए लगे क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था कि बेटा ये करो, यहां पे तुम लैग करते हो, ये तुम्हारा रियलिटी चेक है। मैं सपने तो रैंक के देखा करता था और हुआ मैं पास भी नहीं। तो मैंने तो वो सारी चीजें धक्के खा के गिर के सीखी, लेकिन जो चीजें मैंने सीख ली वो मैं आपको भी तो सिखा सकता हूं। जो चीजें मैंने कर ली जरूरी तो नहीं कि वो भी आप धक्के खा खा के सीखो। और बहुत सारे बच्चों को तो गिरने के बाद भी समझ नहीं आता कि गलती कहां हो रही है। तो अगर आपको एक एक्सपर्ट गाइड की जरूरत चाहिए तो वो है सुपर मॉक्स। सुपर मॉक्स में हम आपके बिहेवियर पैटर्न के हिसाब से, आपके टाइम पैटर्न के हिसाब से मॉक टेस्ट लेते हैं, प्लस में हम आपको देते हैं चैप्टर वाइज एनालिसिस रिपोर्ट। हम आपको देते हैं चैप्टर वाइज एनालिसिस रिपोर्ट। चैप्टर वाइज एनालिसिस रिपोर्ट का मतलब है कि जब आप ये टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है, किस चैप्टर में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जब आप सही चैप्टर में मेहनत करोगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे। समझ रहे हो? चैप्टर वाइज एनालिसिस रिपोर्ट अगर मुझे ये किसी ने बता दिया होता तो मेरा अटेम्प्ट नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ गलत हूं, कहाँ मेरे को ज्यादा मेहनत करनी है। मैं फिर वही पन्ने पर पलट रहा हूं। शुरू के चैप्टर तो भाई साहब इतना बढ़िया कर लिए और आखिरी के चैप्टर मेरे को पता ही नहीं चल रहा। फिर आपका बिहेवियर पैटर्न क्या है? जब भी आप रिवीजन करने बैठते हो तो पहली रिवीजन पे लगाते हो अच्छा खासा टाइम, 10 दिन 15 दिन, और होना भी ऐसे ही चाहिए। दूसरी रिवीजन पे आप लगाते हो कम टाइम कि 5 दिन लगा दिए, 7 दिन लगा दिए, और तीसरी रिवीजन पे लगाते हो आप बिल्कुल ही कम टाइम, 2 दिन में कर लिया, 3 दिन में कर लिया। तो उसी के हिसाब से हमने सुपर मॉक्स डिजाइन करे हैं कि पहली रिवीजन में हम आपका 100% सिलेबस का टेस्ट लेते हैं, क्योंकि आपने अच्छा टाइम लगाया, 100 मार्क्स का आपका टेस्ट लेते हैं। दूसरी रिवीजन में आपके पास टाइम कम है, रिवीजन करने के लिए टाइम कम है, बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है, तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उसमें डालते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डालते हैं, लेकिन टेस्ट ये भी 100 मार्क्स का होता है। और तीसरी रिवीजन में हम उससे भी कम, क्योंकि तीसरी रिवीजन में आपके पास बहुत ही कम टाइम है, 2 दिन है, 3 दिन है, तो उससे भी कम हम सिर्फ और सिर्फ सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको देते हैं। 100 मार्क्स का ये भी टेस्ट होता है, ताकि आपका टाइम बहुत कम लगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज पे आप फोकस करो और तगड़े मार्क्स स्कोर करो। समझे? तो ये है हमारे सुपर मॉक्स। ये कॉन्सेप्ट अभी तक कोई लेके आया नहीं है और मैं बता रहा हूं आपको, थोड़े टाइम में यही कॉन्सेप्ट आपको कॉपी होता मिलेगा। तो मैंने आपको सारी चीज समझा दी, उड़ान बैच के बारे में बता दिया। बुक अगर आपको खरीदनी है 230 पेजेस वाली तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने आपको मेंटोरशिप के बारे में बता दिया। ये मेरा नंबर है, डाउट पूछने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे को डाउट्स भेज सकते हो। चाहे आपने मेरे से क्लासेस ली है, मेंटोरशिप ली है, नहीं ली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे को डाउट भेज देना, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। बाकी चीजें अगर आपको चाहिए तो वो पर्सनलाइज मेंटोरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। तीसरी चीज सुपर मॉक्स मैंने आपको बता दी, और इससे जरूर आपके 15 से 20 मार्क्स बढ़ सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हेलो जी, कैसे हैं आप सब?
आज की क्लास में हम रिवाइज करने वाले हैं आपका चैप्टर 15 ऑडिट ऑफ पीएसयू। और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर से डर लगता है कि सर समझ कुछ आता नहीं है, इतना टेक्निकल चैप्टर है, अजीब सा चैप्टर है, कैसे करेंगे, छोड़ जाते हैं। नहीं, रुक जाओ। मुश्किल है, मैं मान गया, लेकिन दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। मैं इस चैप्टर को तुम्हारे लिए एकदम मक्खन करवा के दूंगा। बहुत ही प्यारे प्यारे हैंड रिटन नोट्स मैं तुम्हारे लिए बना के लाया हूँ, जिससे सारी चीज़ें तुम्हें एकदम आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो तुमको अपने छोटे से दिमाग पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। जो काम करना था मैं करके लाया हूँ। तुमको बस क्या करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, शांति से इस वीडियो को 1x पे करना है, 2x 1.5x पे नहीं करना है। टेक्निकल चैप्टर है, 1x पे करना है, और जो जो मैं समझाऊंगा बस उसको सुनते रहना। ठीक है जी, एक एक चीज मैं आपको समझा दूंगा, कोई भी डाउट आपका इस चैप्टर में नहीं रहेगा। आइए शुरू करते हैं ऑडिट ऑफ पीएसयू। और शुरू करने से पहले वीडियो पे अपनी अटेंडेंस लगा दो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। छोटा चैनल है, तुम लोगों की मदद से ही मैं बाकी बच्चों तक पहुंच पाऊंगा। ठीक है जी, पीएसयू बोले तो सर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि सरकार बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस कोई सी भी स्टेट गवर्नमेंट मिलकर जिन चीज़ों को ऑपरेट करती है उसको हम बोलते हैं पीएसयू। ये चीज़ें तुमको ऑलरेडी पता है। पीएसयू के अंदर क्या क्या आता है? पीएसयू के अंदर आते हैं डिपार्टमेंट्स। रेलवे मिनिस्ट्री का नाम सुने हो, जाते हो ट्रेन में, चिट्ठी भेजी है कभी? तो पोस्टल डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे मंत्रालय हिंदी में जब हम बोलते हैं, तो पीएसयू के अंदर एक तो आती हैं डिपार्टमेंटली मैनेज्ड अंडरटेकिंग्स, जैसे कि रेलवेज, जैसे कि पोस्टल सर्विस। दूसरा पीएसयू के अंदर आती है सरकारी कंपनीज एक्ट के अंदर जो सेटअप होती है, जैसे कि भेल, गेल, सेल, बीएसएनएल। तीसरा पीएसयू के अंदर आते हैं कॉरपोरेशंस, यानी कि जिनके खुद के स्पेसिफिक एक्ट्स होते हैं, जैसे कि एलआईसी है तो उसका खुद का एक एक्ट है, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसका खुद का एक एक्ट है। तो ऐसी कॉरपोरेशंस भी पीएसयू के अंदर आती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑडिट कौन कंडक्ट करता है? तुमको पता है ऑलरेडी, सीएजी कंडक्ट करता है गवर्नमेंट ऑडिट। सीएजी की फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है जी, एक बारी इधर देखो, छोड़ दो उसको, जो भी था जैसा भी था। तुमको बेसिक पता है कि सरकारी ऑडिट सीएजी कंडक्ट करता है। अब सीएजी किन किन चीजों का ऑडिट कंडक्ट करता है, अब सुनते जाना। डिपार्टमेंट एंड ऑफिसेस ऑफ द गवर्नमेंट, अगेन वही डिपार्टमेंटली मैनेज अंडरटेकिंग, मंत्रालय जैसे कि रेलवे, जैसे कि टेलीकॉम, जैसे कि पोस्टल, इनका ऑडिट सीएजी करता है। पब्लिक कमर्शियल एंटरप्राइजेस, जैसे कि कंपनीज, भेल, सेल, गेल, बीएसएनएल, इन सब का ऑडिट सीएजी करता है। नॉन कमर्शियल ऑटोनोमस बॉडीज, यानी कि ऐसी बॉडीज जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, जो कि नॉन कमर्शियल हैं और जो खुद से अपने आप के डिसीजन लेती हैं, जिसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, विच इज ऑटोनोमस। जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते सर, हाँ जी, जैसे कि एनसीईआरटी, जैसे कि इसरो कोई प्रॉफिट के लिए थोड़ी काम करती है। एम्स, उसका काम है देश दुनिया में बच्चों को मेडिकल साइंसेस की नॉलेज देना, मेडिकल साइंसेस पे रिसर्च करना, उस फील्ड को आगे लेकर जाना। एनसीईआरटी, देश में एजुकेशन को बढ़ावा देना, हर एक बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना। तो ये चीजें, ये बॉडीज प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, नॉन कमर्शियल है और ऑटोनोमस है। इनमें सरकार भी ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं देती है, इनका ऑडिट भी सीएजी करता है। अच्छा सर, जब ये प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करती तो इसका ऑडिट क्या देखेगा? सीएजी सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखता है, सीएजी देखता है कि भैया सरकार ने अगर 100 करोड़ का फंड एलोकेट किया तो क्या इन्होंने उस पैसे को सही जगह पे लगाया कि नहीं लगाया, क्या इन्होंने सामान उतने ही रेट में खरीदा जितने में कोई भी नॉर्मल समझदार व्यक्ति खरीदता, या इन्होंने जबरदस्ती ऐसे ही 100 करोड़ कहीं और लगा दिए, या सामान जरूरत से ज़्यादा महंगा खरीद लिया।
ये सारी चीज़ें भी सीएजी देखता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स थे इनके, कि जिस चीज़ के लिए इनको सेटअप किया गया कि भैया तुमको स्पेस रिसर्च में आगे जाना है, कि भैया तुमको एजुकेशन को बढ़ावा देना है, मेडिकल साइंसेस को बढ़ावा देना है, क्या इन्होंने वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए कि नहीं, ये चीज़ भी सीएजी देख के चलता है। एंड लास्ट इज बॉडीज सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम यूनियन और स्टेट, यानी कि सरकार ग्रांट देती है, सरकार लोन देती है। तो अगर कोई ऐसी कंपनीज है जिनका मोर देन 75% ऑफ द एक्सपेंडिचर सरकार से आता है, यानी कि एक एंटिटी है जिसने सीजी से या तो ग्रांट ले रखी है या फिर लोन ले रखा है, मान लो कितना 75 लाख का, और इसका टोटल एक्सपेंडिचर ही 1 करोड़ का, तो जिसका मोर देन 75%, 80 लाख मान लो इसको, 80 लाख, मोर देन 75% ऑफ द एक्सपेंडिचर, यानी कि मेजर पैसा जो ये खर्च कर रही है, सरकार का पैसा खर्च कर रही है। और सरकार के पास सरकार का पैसा थोड़ी होता है, किसका पैसा होता है? सरकार के पास सरकार का पैसा थोड़ी होता है, अरे तुम्हारा होता है। तुम्हें तो टैक्स की फॉर्म में जब भी तुम चिप्स लेते हो तो खाते हो चिप्स और जीएसटी देते हो सरकार को। जब भी तुम रेस्टोरेंट में खाना जाते हो तो एक तुम बैठते हो, एक तुम्हारा दोस्त बैठता है, और एक कुर्सी पे निर्मला ताई जीएसटी वसूलती है। तो सारा टैक्स जो तुम देते हो, सैलरी आधी तुम्हें मिलती है और आधी सरकार को मिलती है। तो सारा टैक्स जो तुम देते हो, अगर उस टैक्स के पैसे से सरकार ने किसी कंपनी को सब्सटैंशियली फंड कर रखा है लोन के रूप में, ग्रांट के रूप में, मोर देन उसका 75% एक्सपेंडिचर सरकार से आ रहा है, तो उसका इनकम एक्सपेंडिचर का ऑडिट भी सीएजी करता है। ठीक है जी, क्या बोला मैंने? 4 चीजें, डिपार्टमेंट एंड ऑफिसेस, पब्लिक कमर्शियल एंटरप्राइजेस, नॉन कमर्शियल ऑटोनोमस बॉडीज एंड बॉडीज सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड। देखो सीएजी किन किन का ऑडिट करता है? डिपार्टमेंट एंड ऑफिसेस जैसे कि रेलवेज, पोस्ट, टेलीकम्युनिकेशन, नॉन कमर्शियल ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक कमर्शियल एंटरप्राइज जैसे कि गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस, एंड अथॉरिटीज सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम यूनियन और स्टेट रेवेन्यूज। ये 4 चीजें, हर एक के एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दी, इन सब का ऑडिट सीएजी करता है। अच्छा, सीएजी कौन है? करंटली हमारे देश के सीएजी हैं मिस्टर संजय मूर्ति। करंटली हमारे देश के सीएजी हैं मिस्टर संजय मूर्ति। तो क्या एक आदमी इतनी सारी कंपनीज, इतने सारे डिपार्टमेंट्स, इतने सारे कॉरपोरेशंस का ऑडिट अकेला कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं। तो संजय मूर्ति जी ने क्या किया? एक्चुअली सीएजी कोई आदमी नहीं, सीएजी एक पोजीशन है। हर 6 साल में सीएजी बदलता रहता है। इससे पिछले सीएजी थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है जी। तो सीएजी इतनी सारी डिपार्टमेंट्स, इतनी सारी कंपनीज का ऑडिट खुद से नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसने फॉर्म किया आईएएडी। आईएएडी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है। आईएएडी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑडिट का काम करते हैं। ठीक है जी। अब देखो, आईएएडी ऑडिट करेगा किसका? एनसीईआरटी का। आईएएडी ऑडिट करेगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। आईएएडी ऑडिट करेगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। आईएएडी ऑडिट करेगा इसरो का। एनसीईआरटी पढ़ाई का काम करती है, इसरो स्पेस का काम करता है, ये गैस का काम करती है, स्टील का काम करती है, ये रेलवे मिनिस्ट्री है। तो कितने डाइवर्स फील्ड्स, रेलवे, पढ़ाई, स्पेस, इन फील्ड्स का आपस में कोई लेना देना नहीं, इतने ज़्यादा डाइवर्स फील्ड। तो क्या हर एक फील्ड के लिए आपको स्पेशलाइज नॉलेज चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी? बिल्कुल चाहिएगी। तो आईएएडी ने क्या करा? कुछ ऑडिट बोर्ड्स बना दिए, कुछ ऑडिट बोर्ड्स बना दिए। अब ये ऑडिट बोर्ड्स का काम क्या होता है? छोटे छोटे ऑडिट बोर्ड्स हैं। अब ये ऑडिट बोर्ड्स ऑडिट करते हैं हर एक कंपनी का, कॉरपोरेशन का, डिपार्टमेंट का। इन ऑडिट बोर्ड्स में समझदार लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनका उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस होता है। ये लोग स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करते हैं, इनकी मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे ऑडिट बोर्ड्स होते हैं जो पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट्स के साथ इन कंपनीज की ऑडिट करते हैं।
ठीक है जी। अब ऑडिट बोर्ड कोई अलग से कंपनी नहीं है, इसकी कोई अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इन्होंने बस वर्चुअली अपनी टीम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, जिसका नाम इन्होंने ऑडिट बोर्ड दे दिया। ठीक है जी। दीज कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स विद एक्सपर्टीज रेलिवेंट टू स्पेसिफिक सेक्टर। ऑडिट बोर्ड के अंदर स्पेसिफिक सेक्टर वाली एक्सपर्टीज के लोग होते हैं, कि फाइनेंस वाला आदमी, इंजीनियरिंग वाले आदमी, ऑपरेशंस वाले आदमी, और ये लोग उन पर्टिकुलर एंटिटीज का ऑडिट करते हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? अब जिम्मेदारी सीएजी की थी, सीएजी ने आईएएडी को बनाया, आईएएडी ने ऑडिट बोर्ड्स बनाए। ऑडिट बोर्ड्स के अंदर स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं जिनके पास एक्सपर्टीज होती है, और वो इन सारी कंपनीज, डिपार्टमेंट्स, इन सब का ऑडिट करते हैं। ठीक है। ऑडिट किसने करा, किसकी जिम्मेदारी थी? सीएजी की जिम्मेदारी थी। तो पीएसयूज का ऑडिट करा सीएजी ने। सीएजी रिपोर्ट किसको देगा? पीएसयूज किसके हैं? पीएसयूज किसके हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सीजी प्लस एसजी, इनके कंट्रोल में। तो सीएजी को रिपोर्ट इनको देनी चाहिए। ठीक है। तो सीएजी रिपोर्ट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, स्टेट गवर्नमेंट कौन है? ये तो एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है ना। तो सीएजी रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, और स्टेट के केस में गवर्नर को, यानी कि जो सबसे बड़ा आदमी है। सेंटर को कौन संभालता है? सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास। और स्टेट को कौन संभालता है? गवर्नर। तो सीएजी अपने रिपोर्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर को देता है। प्रेसिडेंट और गवर्नर फर्दर इन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं या स्टेट कमिटीज में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। अब तुम मुझे एक बात बता, क्या तुम्हें लगता है कि पार्लियामेंट में वो जो मोदी जी बैठे हैं, वो जो राहुल गांधी बैठा है, वो जो केजरीवाल बैठा है, वो जो योगी जी बैठे हैं, वो जो अमित शाह बैठा है, क्या उनको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है? कि एनसीईआरटी के, एजुकेशन के बारे में, स्पेस के बारे में, फाइनेंस के बारे में, गैस के बारे में, स्टील के बारे में, तुमको क्या लगता है कि वो लोग इतने समझदार है कि उनको सब के बारे में नॉलेज है? अरे सर रहने दो, उनसे अपना काम तो होता नहीं। वही तो ये लोग प्रेसिडेंट और गवर्नर अगर पार्लियामेंट में रिपोर्ट दे भी देंगे तो उनको समझ में थोड़ी ना आने वाली है। लेकिन किताब में ऐसा तो नहीं लिख सकते। तो किताब वालों ने लिखा कि यार देखो, प्रेसिडेंट और गवर्नर का काम है पार्लियामेंट में रिपोर्ट प्रेजेंट करना, लेकिन पार्लियामेंट के लोग बहुत बिजी होते हैं टू डिस्कस द इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो इसीलिए हम एक काम करते हैं, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगा, लेकिन इट विल ऑटोमेटिकली स्टैंड रेफर्ड टू 3 कमिटीज, पीएसी, ईसी एंड कोपू। यानी कि इन्होंने 3 कमिटीज बना दी कि पार्लियामेंट में हमें प्रेजेंट करनी थी, लेकिन एक काम करो, ये कमिटीज पार्लियामेंट्री कमिटीज ही हैं, इनको दे दो, ये आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करें। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। तो ये जो ऑडिट बोर्ड्स हैं, ये इन्वेस्टिगेट करके सीएजी को रिपोर्ट देंगे, सीएजी प्रेसिडेंट या गवर्नर को देगा, प्रेसिडेंट या गवर्नर आगे पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगा, और पार्लियामेंट वाला बोलता है कि आप इनको इन 3 कमिटीज को दे दो, पीएसी, ईसी और कोपू। ये 3 कमिटीज क्या होती हैं, क्या करती हैं, अभी पढ़ेंगे डिटेल में, शांति रखो। पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ईसी यानी कि एस्टिमेट्स कमेटी, और कोपू यानी कि कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है जी। सीएजी ने सब कुछ चेक करा। सीएजी को बहुत सारी चीजें मिली होंगी कि भैया इनको 100 करोड़ रुपए दिए थे, इन्होंने मार्केट में महंगा सामान खरीदा, ये सामान मार्केट में मिल इतने का रहा है, इन्होंने खरीदा 10 गुना रेट पे, है ना। इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं किए, इन्होंने स्कूल बनाए लेकिन उसमें कुछ आता नहीं। सीएजी को भी जो भी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स मिलेंगी, ऑडिट बोर्ड को जो भी फैक्ट एंड फाइंडिंग्स मिलेंगी, वो रिपोर्ट में लिख के इनको दे देंगे। अब ये लोग मिनिस्ट्री के पास जाएंगे। रेलवे मिनिस्ट्री थी, उसको 100 करोड़ एलोकेट किया गया प्लेटफॉर्म्स पे कुर्सियां लगाने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भैया प्लेटफॉर्म्स पे कुर्सियां नहीं है, ना शेड है, लोग धूप में खड़े रहते हैं, ट्रेन कभी टाइम पे नहीं आती। उस रिपोर्ट में लिखा है
कमिटीज के पास रिपोर्ट है, तो कमिटीज अब मिनिस्ट्री से जवाब मांगेगी कि भैया इससे पहले कि हम पार्लियामेंट में तुम्हारी शिकायत लगाए, तुम हमें बता दो कि इस गुस्ताखी का कारण क्या है। मिनिस्ट्री जो है अपने नोट्स इन कमिटीज को देगी कि देखो इस ऑब्जर्वेशन पे हम ये तर्क ये जवाब आपको देना चाहते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ने अपनी सफाई दे दी। अब ये लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, सोचे समझेंगे और एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे और फिर फाइनली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में दे दी जाती है। पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर में जाती है, लेकिन सारा एनालिसिस, सारी ऑब्जर्वेशन, फैक्ट फाइंडिंग कंक्लूजन के साथ। ठीक है जी, मिनिस्ट्रीज ने अपनी कंक्लूजन वगैरह निकाले, एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की इनके नोट्स के साथ, इनके जवाबों के साथ, और फिर वो पार्लियामेंट को दे दी। फिर पार्लियामेंट इनको डांट लगाएगा कि भाई तू काम ढंग से क्यों नहीं करता, हमको नहीं पता, चुपचाप अब तेरे शेड बन जाने चाहिए, हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा तुम्हारी वजह से, ये वो। पार्लियामेंट में डांट लगा दी, पार्लियामेंट वालों ने डांट लगा दी। अब मिनिस्ट्री कुछ काम करेगी डांट खाने के बाद, तो मिनिस्ट्री अपनी एक्शन उसने क्या लिए वो वापस से इन कमिटीज को बताएगी। एंड लास्ट में ये कमिटीज एक एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाएगी कि उन्होंने क्या क्या काम करा, और वो एक्शन टेकन रिपोर्ट भी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को चला जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आती? मिनिस्ट्रीज के पास रिपोर्ट थी, स्टेप 1 मिनिस्ट्रीज के पास रिपोर्ट थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट, कमिटीज के पास रिपोर्ट थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट मिनिस्ट्री को भेजी, मिनिस्ट्री ने अपनी सफाई पेश करी, इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले, एक फाइनल रिपोर्ट बनाई और वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर दी। पार्लियामेंट ने मिनिस्ट्री को डांटा, तो मिनिस्ट्री ने फिर एक्शन लिए और फिर कमिटीज ने एक्शन टेकन रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट को दे दी। दिस वॉज द होल प्रोसीजर। क्या आपको यहाँ तक बात क्लियर है? कोई डाउट कर परेशानी? आइए देखते हैं आपकी किताब में। देखो जी, सीएजी का रोल एज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ द कमिटीज, ये जो सारी कमिटीज थी ये काम शुरू करती हैं किस रिपोर्ट के बेस पे? सीएजी ने ऑडिट रिपोर्ट बनाई थी, ऑडिट बोर्ड्स के थ्रू सीएजी ने ऑडिट रिपोर्ट बनवाई थी इनसे, वो इनको रिपोर्ट देता है, ये उस रिपोर्ट को मिनिस्ट्री को भेजते हैं। यानी कि इन कमिटीज के काम करने का आधार है सीएजी की रिपोर्ट। वही बात लिखी हुई है कि सीए कह रहा है सीएजी का क्या रोल है कमिटीज को लेके, वो एक्ट करता है, उनका दोस्त भी, उनका फिलोसफर भी, उनका गाइड भी। या फिर ये बोलते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट ही कमिटीज के काम करने का बेस बनती है, आधार बनती है। हालांकि कमिटीज के पास पावर है, उनको कोई मनाही नहीं है, वो प्रिक्लूडेड नहीं है, वो किसी और चीजों पे भी काम कर सकती हैं, कंक्लूजन्स बैठा सकती है, फाइंडिंग्स निकाल सकती है, मना ही नहीं है। लेकिन जनरली जो सीएजी रिपोर्ट देता है उसी के बेस पे लोग काम करते हैं। फिर सीएजी ने रिपोर्ट दे दी, ये मिनिस्ट्रीज के पास भेजते हैं, मिनिस्ट्री से जवाब मांगते हैं, ये स्क्रूटनाइज करते हैं जो भी मिनिस्ट्री ने कमिटीज को नोट्स प्रेजेंट करे और चेक करते हैं उसके फैक्ट्स और फिगर्स। यानी कि मिनिस्ट्री, मंत्री तो आदमी कुछ भी बोलेगा है ना, तो मिनिस्ट्री जो भी अपने नोट्स दे रही है उसके फैक्ट एंड फिगर्स ये लोग चेक करते हैं। फिर फैक्ट एंड फिगर्स चेक करने के बाद क्या होता है, स्टेप 3, ये एक फाइनल रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट को प्रेजेंट करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर को प्रेजेंट करते हैं। कमिटीज प्रेजेंट देयर रिपोर्ट टू पार्लियामेंट लेजिस्लेचर विद ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन। पार्लियामेंट को इन्होंने रिपोर्ट दे दी, पार्लियामेंट मिनिस्ट्री को डांटता है, फिर जाके कहीं मिनिस्ट्री एक्शन लेती है। मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म कमिटीज ऑफ एक्शन टेकन बाय देम। इन्होंने कुछ एक्शन ले लिया, कमिटीज को बता दिया, कमिटीज के बाद क्या करती है, एक एक्शन टेकन रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट को सबमिट करती है। कमिटीज देन प्रेजेंट एन एक्शन टेकन रिपोर्ट टू पार्लियामेंट। ठीक है जी, ये सारी बातें होंगी। देखो अब इतने सारे डिपार्टमेंट्स, इतनी सारी कंपनीज, कॉरपोरेशंस, सारी चीज़ें हैं, तो कमिटीज़ के पास भी लिमिटेड ही मैन पावर है, लिमिटेड ही टाइम है। तो ये बोलता है कि कुछ कुछ ऐसे रिपोर्ट्स होती हैं जो डिटेल में डिस्कस नहीं की जा सकती कमिटीज़ के द्वारा,
उसके लिए भी मिनिस्ट्री से, डिपार्टमेंट से रिटर्न में क्लैरिफिकेशन ले ली जाती है, उनके जवाब ले ली जाते हैं, ताकि वो लोग कमेटी की रिपोर्ट को लाइटली नहीं ले। क्या ये बात समझ में आती है? ये था एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीएजी का, फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। बेसिकली प्रॉपर प्रोसेस बना रखी है और आई होप आपको ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। लाइए मैं आपको क्वेश्चन भी पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? ओहो, देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? सीएजी प्लेज अ की रोल इन फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटीज। कमिटीज जो काम करती है उनके काम करने के अंदर एक की रोल होता है सीएजी का भी। He has come to be recognized as a friend, philosopher and guide of the committees. Friend, philosopher and guide. Discuss how such role is ensured in practice. Also briefly discuss the functions of estimate committee. तो friend, philosopher and guide का काम कैसे करता है, प्लस में फंक्शंस ऑफ एस्टिमेट कमेटी पूछा, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा, पढ़ लेंगे। क्या यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई है? अगर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है जी, और कमेंट करके मुझे बताना। देखो, एक बारी गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी होती है? जिसके अंदर सीजी का, एसजी का 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग होता है। फिर इक्विटी ऑफ गवर्नमेंट इज 51% और मोर। ऑडिटर ऑफ दीज कंपनीज आर, तुमको पता है कंपनी के केस में, तुमने पढ़ा है कंपनीज एक्ट में, गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी के ऑडिट कौन कराता है? सीएजी। कैसे कराता है? एक पैनल ऑफ सीएज मेंटेन करता है अपने पास, उसमें से एक सीए को अपॉइंट करता है कि भाई तू जा और तू इस फलानी कंपनी का ऑडिट कर। तो ये बोलते हैं कि ऑडिटर, कंपनीज एक्ट है तो ऑडिटर कौन हो सकता है? सीए के अलावा कोई और हो सकता है क्या? नहीं, सीए ही हो सकता है। ये जो मैंने तुम्हें बताया, डिपार्टमेंट है, ऑटोनोमस बॉडीज है, सब्सटैंशियली फाइनेंस है, इनके लिए ऑडिटर कोई भी हो सकता है। कोई भी, यानी कि ऐसा कोई एक्ट नहीं है जो बोले सीए ही होगा। तो आईएएडी में कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर। सर आईएएस होता है? अरे नहीं, आईएएडी में होता है आईएएस ऑफिसर, आईएएस यानी कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस ऑफिसर। बात समझ में आती है? ये लोग उनके ऑडिट करते हैं। लेकिन कंपनीज एक्ट, गवर्नमेंट कंपनी यानी कि कंपनीज एक्ट में बनी है, और कंपनीज एक्ट बोलता है कि भैया सीए ही कंपनी का ऑडिट कर सकता है, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। इसलिए सीएजी एक पैनल मेंटेन करती है, उसमें से सिलेक्ट करती है सीए को, उसको डायरेक्शन देती है, वो ऑडिट करता है। सीएजी उसकी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ती है, सीएजी के पास पावर है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट पे कमेंट भी कर सकती है और सप्लीमेंट्री ऑडिट या टेस्ट ऑडिट भी करा सकती है। सप्लीमेंट्री ऑडिट यानी कि कुछ पर्टिकुलर हिस्से की दोबारा से ऑडिट कराना, एडिशनल ऑडिट कराना, डिटेल में ऑडिट कराना। टेस्ट ऑडिट यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स सही से मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल्स बढ़िया तरीके से लगा रखे हैं कि नहीं, ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, उसका ऑडिट कराना। जिस दिन सीए ने रिपोर्ट दे दी उसके 60 दिन के अंदर सप्लीमेंट्री या टेस्ट ऑडिट कराई जा सकती है। बात समझ में आती? ऑडिट बोर्ड सेटअप इन कमर्शियल ऑडिट, कह रहा है आईएएडी का एक यूनिक फीचर है कि वो छोटे छोटे ऑडिट बोर्ड्स बना लेता है, छोटे छोटे ऑडिट बोर्ड्स बना लेता है। ऑडिट बोर्ड्स एसोसिएट करते हैं एक्सपर्ट्स के साथ, बातचीत करते हैं, अपनी फाइंडिंग्स और कंक्लूजन डिपार्टमेंट की, कंपनी की मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते हैं, मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं। सीएजी की रिपोर्ट में ये सारी बातचीत लिख देते हैं। दीज ऑडिट बोर्ड्स हैव नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इनकी कोई अलग से पहचान नहीं है, ये सीएजी के अंडर ही काम करते हैं। बात समझ में आती? अच्छा, सीएजी के बारे में हमने इतनी सारी बात कर ली, छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं। कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है उसमें सीएजी को कुछ पावर दी गई है। उसमें सीएजी का एक स्पेशल स्टेटस है क्योंकि सरकार बहुत बड़ी है, सरकारी कंपनीज, डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनका ऑडिट करने वाला बंदा पावरफुल होना चाहिए। इसलिए भारत के संविधान में ही उसकी इंडिपेंडेंस को अश्योर करने के लिए आर्टिकल्स बनाए गए हैं। आर्टिकल 148 से लेके 151। 148 क्या बोलता है कि सीएजी की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? खुद प्रेसिडेंट करेगा। रिमूवल कब करेगा? रिमूवल सिर्फ तब हो सकता है जब इनकैपेसिटी हो गई हो या प्रूवन मिसबिहेवियर हो गया हो, यानी कि अब वो काम नहीं कर पा रहा, उसका मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो फिजिकली या फिर मेंटली कैपेबल नहीं है, या फिर उसने कोई गलत ही क्राइम कमिट कर दिया है, तो ही उसको हटाया जा सकता है। उसकी सैलरी कितनी रहेगी?
पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। उसकी सैलरी होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। ठीक है जी। सीएजी का खुद का एक्ट है, सीएजी डीपीसीएस, ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971। उसके अंदर उसकी ड्यूटीज और पावर्स लिखी गई हैं। स्टेट और यूनियन के जो अकाउंट्स हैं, यूनियन और स्टेट के जो अकाउंट्स हैं वो किस फॉर्मेट में बनेंगे, फॉर्म यानी कि फॉर्मेट में बनेंगे, वो कौन बताता है? प्रेसिडेंट बताता है। और प्रेसिडेंट कैसे बताता है? सीएजी से एडवाइस लेके कि स्टेट के अकाउंट्स का क्या फॉर्मेट रहेगा, यूनियन के अकाउंट्स का क्या फॉर्मेट रहेगा। सीएजी प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा और प्रेसिडेंट फिर फाइनली उसको रेकमेंड करेगा। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएजी, सीएजी ने जो भी ऑडिट रिपोर्ट बनाई है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर को जाएगी, फिर वो आदमी बाद में स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट को प्रेजेंट करेगा। ये मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है। सीएजी का टेन्योर क्या रहता है? 6 साल या 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पूरा हो जाएगा उसका टेन्योर वहां कंप्लीट हो जाएगा। और यूजुअली भारत में सीएजीज 65 साल के पहले होते हैं, 6 साल उनके बाद में कंप्लीट होते हैं। यूजुअली ऐसा होता है। सीएजी रिजाइन कर सकता है कभी भी, लेटर देना पड़ेगा उसको प्रेसिडेंट को। ठीक है जी। अपॉइंटमेंट किसने की? प्रेसिडेंट ने। रेजिग्नेशन का लेटर किसको देगा? प्रेसिडेंट को। रिमूवल कौन कर सकता है? रिमूवल होगा प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी पे। प्रेसिडेंट रिमूवल नहीं करता। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, दोनों ही हाउस लोकसभा राज्यसभा में कम से कम 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, वोट होने चाहिए। और जब एक मेजॉरिटी वोट मिलेगा तो सीएजी को हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट नहीं हटा सकता। ठीक है जी। ये है तरीका उसके रिमूवल का। अच्छा, आओ जरा एक बारी एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट इंटर की किताब पे तो मैं लेके चलूंगा और बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एलिमेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। देखो, ऑडिट को ध्यान में रखो। ये हैं हमारे ऑडिटर साहब, ये हमारे शेयर होल्डर और ये हैं अंबानी जी, यानी कि कंपनी की मैनेजमेंट। ऑडिटर का काम है कंपनी की मैनेजमेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेना। मैनेजमेंट का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, यानी कि मैनेजमेंट है रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ऑडिटर किस लिए जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अंबानी जी की मैनेजमेंट की, यानी कि ये हुए रिस्पॉन्सिबल पार्टी। प्रैक्टिशनर यानी कि ऑडिटर जाएगा, चेक करेगा, ओपिनियन देगा। किसके लिए ओपिनियन बना रहा है? शेयर होल्डर के लिए, इंटेंडेड यूजर के लिए। ठीक है। ऑडिटर जाएगा, मैनेजमेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेगा, यूजर के लिए रिपोर्ट बनाएगा, ओपिनियन देगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा, तो जिस भी चीज के ऊपर तसल्ली चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। अच्छा, तसल्ली लेनी तो है कि ठीक है या नहीं, ठीक है या नहीं कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमारे पास होता है क्राइटेरिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी होनी चाहिए एएस इंडियाज के हिसाब से। एएस और इंडियाज एक क्राइटेरिया है, एक बेंचमार्क है। फिर ऑडिटर देखेगा कि क्राइटेरिया के हिसाब से बनी है कि नहीं बनी है, सारा एविडेंस इकट्ठा करेगा और आखिरी में एक रिटर्न अश्योरेंस दे देगा। सिंपल प्रोसेस। ऑडिटर गया, 3 पार्टीज के बीच की ट्रांजैक्शन है, मैनेजमेंट, ऑडिटर और शेयर होल्डर। जाएगा, सब्जेक्ट मैटर यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेगा, उनको बेंचमार्क से कंपेयर करेगा, एविडेंस इकट्ठा करेगा और आखिरी में एक रिटर्न रिपोर्ट दे देगा। बस इतनी सी ही बात है। अब देखो, तसल्ली की बात है। अश्योरेंस यानी कि तसल्ली, अश्योरेंस एंगेजमेंट यानी कि तसल्ली। तसल्ली की बात है, तसल्ली किसी भी चीज पे ली जा सकती है। मेरे को लगता है कि मेरे को अपनी जो मेरे कोचिंग सेंटर है वहां पे आग लगने का खतरा तो नहीं है, इस चीज के ऊपर तसल्ली लेनी है, तो मैं एक बाहर से फायर इंजीनियर को बुलाऊंगा, वो आके चेक करेगा। उसके पास एक लिस्ट होगी कि भैया बाल्टियां हैं कि नहीं है, सीढ़ियों के पास मीटर तो नहीं है, तारे तो ठीक है ना, एमसीबी तो लगा रखी है ना, फलाना फलाना, इतना लोड तो नहीं आ रहा ना। उसके पास जो भी फलानी शीट होगी उसको हम बोलेंगे क्राइटेरिया, बेंचमार्क, यानी कि जिस चीज से वो मिला रहा है। सब्जेक्ट मैटर यानी कि जिस चीज के ऊपर तसल्ली देनी है। तो 3 पार्टीज हैं, एक प्रैक्टिशनर, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी, एक इंटेंडेड यूजर। सब्जेक्ट मैटर यानी कि जिस चीज के ऊपर तसल्ली देनी है। सूटेबल क्राइटेरिया यानी कि जिस चीज से मिलाओगे कि भैया इस चीज के हिसाब से हम चेक करेंगे कि ठीक है कि नहीं है, एविडेंस इकट्ठा करेगा और आखिरी में एक रिटर्न अश्योरेंस देगा। दिस इज द एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड
कभी भी कहीं भी तसल्ली लेनी हो यही एलिमेंट्स काम आते हैं। ये देखो, एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट 3 लोग होते हैं, एक होता है ऑडिटर, एक होती है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, एक होता है इंटेंडेड यूजर। ठीक है जी। ऑडिटर कौन होता है? सीएजी होता है। सीएजी के नीचे कौन होता है? आईएएडी होता है जो सारी ऑडिट करता है। सीएजी और आईएएडी को मिला के ये लोग बोल देते हैं सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, यानी कि सबसे बड़ा ऑडिट इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी। सीएजी सेंटर में बैठता है और हर स्टेट में, अब देखो इतनी सारी स्टेट्स हैं तो हर स्टेट में सीएजी का एक रिप्रेजेंटेटिव बैठता है जिसको हम अकाउंटेंट जनरल बोल देते हैं। बात समझ में आती है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी कि जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी थी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इंटेंडेड यूजर यानी कि जिसके लिए ऑडिटर रिपोर्ट बना रहा है, पार्लियामेंट सरकार के लिए प्लस में आम जनता के लिए, वो हो गए इंटेंडेड यूजर यानी कि जिनको डिसीजन लेना है उस रिपोर्ट को देख के। फिर है सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। सब्जेक्ट मैटर यानी कि जिस भी इंफॉर्मेशन के ऊपर हमें ओपिनियन देनी है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्राइटेरिया यानी कि बेंचमार्क जिस चीज से हम कंपेयर करेंगे, और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन यानी कि जब हमने चेकिंग कर ली तो क्या कंक्लूजन निकला, क्या आउटकम आया, उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट 2 तरह की होती है, अटेस्टेशन एंड डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। अटेस्टेशन यानी कि जहां पे हमको ओपिनियन देनी पड़ती है, टू प्रोवाइड ओपिनियन जहां पे हमको देनी पड़ती है, यहां पे लिख लो ओपिनियन जहां पे हम देते हैं। अटेस्टेशन एंगेजमेंट यानी कि जहां पे हम ओपिनियन देते हैं। ऑडिटर, यहां पे रिस्पॉन्सिबल पार्टी लिखा हुआ है, यहां पे ऑडिटर आना चाहिए। ऑडिटर मेजर्स सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेंचमार्क के साथ कंपेयर करेगा, एविडेंस इकट्ठा करेगा ताकि वो एक कंक्लूजन दे पाए। डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट क्या होती है? जहां पे सिर्फ इवैल्यूएट करा जाता है, कंक्लूजन ओपिनियन नहीं दी जाती। ऑडिट में हम बताते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करता है कि नहीं करता, दैट इज एन अटेस्टेशन एंगेजमेंट। डायरेक्ट रिपोर्टिंग में हम बताते हैं कि साहब देखो 100 करोड़ का सामान मिल सकता था, 100 करोड़ का खर्चा इन्होंने किया है, ये सेम सामान की कीमत बाजार में 60 करोड़ की है। बस इतनी सी बात बताई जाती है, सही है गलत है कि नहीं है ये सारी बातें नहीं बताई जाती, फैक्ट्स दे दिए जाते हैं डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में। फाइनेंशियल ऑडिट यानी कि जोन सी ऑडिट हम करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, वो हमेशा अटेस्टेशन एंगेजमेंट होती है, वहां पे हम ओपिनियन देते हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट और कंप्लायंस ऑडिट, कंप्लायंस यानी कि लो रेगुलेशन का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, दैट इज परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट अभी हम पढ़ेंगे, कंप्लायंस यानी कि लो रेगुलेशन का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग है, यानी कि हम बता देते हैं कि साहब इस तारीख को रिटर्न भरी जानी चाहिए थी, इस तारीख को इन्होंने रिटर्न भरी। रिपोर्ट कर देते हैं फैक्ट्स को जैसे हमें मिले हैं, हम उस पर अपनी कंक्लूजन या ओपिनियन नहीं देते कि गलत है, चोर आदमी है, ये है वो, ये सारी बातें हम नहीं करते। तो कुछ होती हैं डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, कुछ होती हैं अटेस्टेशन एंगेजमेंट। बात समझ में आती है? ये था आपका एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट। अच्छा लाओ लगे हाथ फाइनेंशियल और कंप्लायंस ऑडिट भी पढ़ ही लेते हैं। फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट तो वही जो नॉर्मल ऑडिट हम आप और मैं पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे हम एक ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं ताकि सामने वाले को कॉन्फिडेंस मिले। सीएजी को एक ओपिनियन देने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मेटल रिस्पेक्ट्स एफआरएफ से बनी है कि नहीं बनी, यहाँ पे लिख लो सेम एज नॉर्मल ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट यानी कि लॉ और रेगुलेशन का कंप्लायंस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, यानी कि इनकम टैक्स की रिटर्न्स, जीएसटी की रिटर्न्स, पीएफ ईएसआई की रिटर्न्स, फायर डिपार्टमेंट की रिटर्न्स, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिटर्न्स, हर एक लॉ रेगुलेशन का कंप्लायंस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। इंडिपेंडेंट असेसमेंट की जाती है। कंप्लायंस ऑडिट के अंदर क्या क्या चीज आती है? रेगुलरिटी एंड प्रॉपरिटी। रेगुलरिटी यानी कि लॉ रेगुलेशन के हिसाब से सब कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। प्रॉपरिटी यानी कि एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल, कि ये जो मंत्री है ये घूसखोर तो नहीं है, ये आदमी चोर तो नहीं है, उसको हम देखते हैं कि इसने अपना काम ईमानदारी से एथिकल कंडक्ट से किया कि नहीं किया। प्रॉपर्टी यानी कि उसने अगर 100 करोड़ की बिल्डिंग बनाई, उसने अगर 100 करोड़ में पुल बनाया, कोई भी और समझदार आदमी जिसको हम ये काम देते जो अपने पैसे का इस्तेमाल करके पुल बनाता, तो क्या वो भी इतने ही महंगे में सामान खरीदता, इतने ही रुपए लगाता? ये होती है प्रॉपर्टी ऑडिट। ठीक है जी। कंप्लायंस ऑडिट करी जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी, अलग से भी
और दोनों चीजें साथ में भी कर ली जाती है। कंप्लायंस ऑडिट की प्रोसेस क्या है, वही वाली बात है। देखो, प्लानिंग, परफॉर्मिंग, एविडेंस इकट्ठा करना, रिपोर्ट लेना। प्लान करना, परफॉर्म करना, एविडेंस इकट्ठा करना, रिपोर्ट लेना। उससे पहले हम एक जनरल प्रिंसिपल समझ लेंगे, जनरल चीजें समझ लेंगे कि भैया कंप्लायंस ऑडिट में क्या क्या चीजें होती हैं, ऑडिट का ही बेसिक प्रोसेस। ठीक है जी, आओ जरा ऊपर आओ। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ऑडिट। हम सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी कंपनी, सरकारी कॉरपोरेशन, इन सब का ऑडिट क्यों कराना है, ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या क्या चीजें हम इसमें ऑडिट में करते हैं। क्या हम सरकारी कंपनी का ऑडिट भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे कंपनी का ऑडिट करते हैं? जी नहीं, मैं बताता हूं क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा इंक्लूड होती हैं और हम क्यों करा रहे हैं। देखो, हम करा तो इसलिए रहे हैं ताकि लगाम खींच सके, सामने वाले को चेक लगा सकें, उसकी अकाउंटेबिलिटी ठहरा सकें। क्या क्या इसके स्कोप में इंक्लूडेड होता है? इट इज नॉट कंस्ट्रेन्ड टू फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस ऑडिट। सीमित नहीं है फाइनेंशियल और कंप्लायंस ऑडिट तक। क्या हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। क्या हम लॉ रेगुलेशन का कंप्लायंस चेक करते हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं करते, इसके अलावा भी और भी चीजें करते हैं, जैसे कि प्रोपराइटी ऑडिट। हम ये देखते हैं कि जैसा उस आदमी ने पैसा खर्च किया। देखो, अंबानी जी ने 100 करोड़ का सामान खरीदा, हम नहीं देखते कि 100 करोड़ का सामान असल में मार्केट में कितने का मिल रहा था, क्योंकि अंबानी जी हैं, कुछ मर्जी करें। हम बस ये बताते हैं कि 100 करोड़ का सामान खरीदा तो 100 करोड़ दिखाया कि नहीं दिखाया। प्राइवेट कंपनी में अगर प्रॉफिट्स कम होंगे तो शेयर होल्डर अपना पैसा निकाल लेगा, लेकिन सरकार अगर काम ढंग से नहीं करेगी, पैसा ढंग से खर्च नहीं करेगी, तो आप कल को टैक्स देना बंद नहीं कर सकते। इसीलिए हम सरकार में कुछ चीजें एक्स्ट्रा चेक करते हैं कि इसने अपना काम अच्छे से किया कि नहीं करा, ईमानदारी से करा कि नहीं करा। प्रोपराइटी ऑडिट कि जो डिसीजन लिए गए वो बेस्ट इंटरेस्ट में लिए गए कि नहीं लिए गए, क्या सबसे सस्ते में सामान खरीदा गया, कॉम्पिटिटिव रेट्स में सामान खरीदा गया, क्या अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदा गया। ये सारी चीजें हम देखते हैं कि कोई भी नॉर्मल आदमी अगर खर्चा करता पैसे को, कोई भी समझदार व्यक्ति पैसा को खर्चा करता, तो वो किस हिसाब से करता। कॉम्प्रिहेंसिव कि जो पैसा हमने खर्च किया जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं हुआ। मोदी जी ने करोड़ों रुपए लगाया कि भैया हर घर तक सिलेंडर पहुंचना चाहिए, बीच में कहीं उसको मिडलमैन गड़प तो नहीं कर गया कि जिस चीज के लिए पैसा लगाया क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं हुआ। ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन टू बी टेकन बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हम देखते हैं कि भेल है, सेल है, बीएसएनएल है, उसके अंदर जो भी डिसीजन लिए गए वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सारी इंफॉर्मेशन को देखने के बाद लिए हूं। सेकेंडली, एंटरप्राइज का जो ऑब्जेक्टिव था उसके हिसाब से लिए हूं कि भैया अगर हमारा काम था सस्ते में दूध देना, अगर हमारा काम था मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बना के रखना, अगर हमारा काम था घर घर बिजली पहुंचाना, तो उसी ऑब्जेक्टिव के लिए इन्होंने पैसा खर्चा किया कि नहीं किया, हम ये देखते हैं। ऑडिट क्यों कराई जाती है? ताकि एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो सके। अगर हम किसी को पकड़ेंगे, देखो सरकारी डिपार्टमेंट वाले भ्रष्ट लोग होते हैं, करप्ट लोग होते हैं, तो अगर हम उसको पॉइंट आउट करेंगे तो अगली बार से वो भी अपना काम अच्छे से करेगा। इन इफेक्टिवनेस को, डेफिशिएंसीज को पॉइंट आउट करना, ये भी काम है ऑडिट का। एफिशिएंट और इकोनॉमिक ऑपरेशंस के बीच में जो इश्यूज आ रहे हैं, जो कमियां आ रही हैं, जो अड़चने आ रही हैं, उसको भी हाईलाइट करता है ऑडिट। ये सब काम है पब्लिक एंटरप्राइज की ऑडिट के। तो प्राइवेट कंपनी की जो ऑडिट होती है वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे प्लस थोड़ी सी कंप्लायंस पे होती है, लेकिन सरकारी ऑडिट का स्कोप बहुत वाइडर होता है। फाइनेंशियल और कंप्लायंस तो करते ही हैं, प्रोपराइटी भी देखते हैं, वैल्यू फॉर मनी भी देखते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट भी देखते हैं, हर एक चीज देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ पीएसयू ऑडिट, दो प्रिंसिपल हैं, एक जनरल प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल रिलेटेड टू ऑडिट। जनरल प्रिंसिपल यानी कि हम एथिकल कंडक्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, प्रोफेशनल जजमेंट लगाएंगे, ध्यान से काम करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल रखेंगे कि ऑडिट बोर्ड्स अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, रिस्क असेस करेंगे, मटेरियलिटी असेस करेंगे, हर एक चीज को डॉक्यूमेंट करके चलेंगे, मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करके चलेंगे और अपनी टीम को अच्छे से मैनेज करके चलेंगे। सारी वही बेसिक बातें जो आप पढ़ते हो वही सेम चीजें। प्रिंसिपल रिलेटेड टू द ऑडिट प्रोसेस, प्लानिंग होगी, ऑडिट कंडक्ट करी जाएगी और फिर रिपोर्ट दी जाएगी। प्लानिंग में टर्म्स एस्टैब्लिश करी जाएंगी,
एस से 210 में पढ़ते हैं हम यूजुअली, लेकिन यहां पर एस से मत लिखना है, सरकारी ऑडिट की बात हो रही है। टर्म्स एस्टैब्लिश करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे, रिस्क को असेस करेंगे, प्लान बनाएंगे, प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, एविडेंस को इवैल्यूएट करके कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे और फिर फॉलो अप लेंगे कि भैया एक्शन लिया कि नहीं लिया। ये है प्रिंसिपल्स ऑफ पीएसयू ऑडिट। क्या बात समझ में आती है? सारी वही बातें बेसिक जो आपने पहले ऑलरेडी पढ़ी हुई है। एक्शन ऑन ऑडिट रिपोर्ट्स। आओ जरा बढ़ते हैं आगे, कमिटीज के बारे में अब मैं तुम्हें डिटेल में बताने वाला हूं। देखिए जी, अब हमने जो इतना सारा चीजें पढ़ी, अब हम कमिटीज के बारे में पढ़ें। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप 1 मिनट का पॉज लें, लंबी गहरी सांस लें और पानी पी लें। कमिटीज मुश्किल नहीं है, चिंता मत करो, हर एक चीज लिख के लाया हूं, एग्जाम्पल भी लिख के लाया हूं। एग्जाम्पल तुम्हें पेपर में नहीं लिखने, सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये नोट्स, ये चार्ट्स मिल जाएंगे क्या सर? मिल जाएंगे। नीचे वेबसाइट का लिंक दिया होगा, वेबसाइट के लिंक पे जाओगे, फ्री रिसोर्सेज पे क्लिक करोगे, वहां पे चार्ट्स मिल जाएंगे। मैंने एक छोटी वीडियो भी बना के डाल रखी है कि फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में जाके आपको चार्ट कैसे लेने हैं, और आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अब वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है जी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, 3 कमिटीज थी, पीएसी, ईसी और कोपू। पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या देखती है कि सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी कॉरपोरेशन, सरकारी कंपनी ने जो पैसा खर्च किया वो उसी पर्पस के लिए किया जिस पर्पस के लिए उसको डिसबर्स किया गया था, लीगली उसने डिसबर्स किया। कि मान लो हमने उनको 100 करोड़ दिए थे एजुकेशन सिस्टम के लिए, तो एजुकेशन पे ही खर्च किया ना, हाईवे हुईवे तो नहीं बना दिया। ठीक है जी, लीगली डिसबर्स किया और उसी पर्पस के लिए किया जिस पर्पस के लिए उसको दिया गया था। फिर ऑथराइज करवाया कि नहीं? ऑथराइज मतलब हमने उसको 1000 करोड़ एजुकेशन का दिया, उसने कहा कि मैं 200 करोड़ स्कूल्स पे लगा देता हूं, स्पेसिफिक प्रोग्राम पे लगा देता हूं। तो अगर उसको स्कूल्स पे लगाने हैं, स्पेसिफिक प्रोग्राम पे लगाने हैं, तो उसको पहले ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी कि इस 1000 करोड़ में से 200 करोड़ निकाल लूं और लगा दूं क्या। ठीक है जी। रेलवे मिनिस्ट्री का एग्जाम्पल ले लो कि मान लो रेलवे वालों को 1000 करोड़ पे बजट दिया गया, उन्होंने कहा रेलवे को डेवलप करने के लिए, उन्होंने कहा कि भैया 200 करोड़ की मैं गांव में या फिर और जो रिमोट एरियाज है वहां पे लाइन बिछा देती हूँ, या फिर उन्होंने कहा कि मैं 200 करोड़ इस प्रोजेक्ट पे लगाना चाहती हूँ कि हमारी ट्रेन की स्पीड और कैसे बढ़ सके, या फिर मैं 200 करोड़ अच्छे खाने, अच्छी कैंटीन, या फिर वो जो वाईफाई लगाया हर स्टेशन उस पे लगाना चाहती हूँ। तो व्हाटएवर द प्रोग्राम दे डिसाइड टू, उसके लिए उनको ऑथराइज कराना पड़ेगा। तो पीएसी देखते कि ऑथराइज था एक्सपेंडिचर के नहीं था प्रॉपर अथॉरिटी से। रीअप्रोप्रिएशन, मान लो स्कूल्स बनवाने की बात थी, मैंने स्कूल्स बनवाने चालू करे, डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ने स्कूल्स बनवाने चालू करे, बना रही है 200 करोड़ के स्कूल्स में से 100 करोड़ के कंप्लीट हो चुके हैं, 100 करोड़ के रहते हैं। उन्होंने देखा कि यार जो हमने 100 करोड़ के स्कूल्स बनाए उसमें टीचर्स तो आ नहीं रहे, बच्चे आ रहे हैं लेकिन उनको शिक्षा मिल नहीं पा रही है, और आधी जगह टीचर्स की हायरिंग ही नहीं हो पा रही, तो टीचर्स हमारे पास है नहीं। तो अब उसको लगता है कि यार फायदा क्या स्कूल्स बनाने का, तो इसलिए मैं कुछ पैसा टीचर ट्रेनिंग सेंटर बनाने पे खर्च करना चाहता हूं। तो अब 200 करोड़ जो ओरिजिनली स्कूल्स बनाने के लिए था उसमें से कुछ पैसा वो टीचर ट्रेनिंग सेंटर पे लगाना चाहता है, रीअप्रोप्रिएट करना चाहता है। तो अगर रीअप्रोप्रिएशन करी है तो वो भी प्रॉपर्ली ऑथराइज होनी चाहिए, अप्रूवल लिया हो। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेक करती है कि रीअप्रोप्रिएशन का अप्रूवल हुआ कि नहीं हुआ। एग्जामिन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडी। देखो ऑटोनोमस यानी कि जो अपने डिसीजन खुद से लेती है, जिसके डिसीजंस में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करती। चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, सरकार इनमें इंटरफेयर नहीं करती है। ऑटोनोमस बॉडीज हैं। कुछ होती है सेमी ऑटोनोमस जो खुद भी डिसीजन लेती है और सरकार भी उसमें इंटरफेयर करती है, जैसे कि डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो पुल बनाना है, सड़क बनवानी है, क्या करना है क्या नहीं करना, सरकार खुद भी थोड़ा इंटरफेयर रखेगी और खुद उसको भी कुछ डिसीजंस लेने देगी। तो इनके अकाउंट्स भी पीएसी एग्जामिन करेगा।
देखेगा कि जिन चीज़ों के लिए ग्रांट दी गई उन्हीं पर्पस के लिए इन्होंने यूज़ करा कि नहीं करा। पीएससी क्या क्या चीज़ें देखेगा कि पैसा जो भी मिला लीगली इन्होंने डिसबर्स किया हो सेम पर्पस के लिए, ऑथोराइज हो जिस भी प्रोग्राम पे, स्पेसिफिक प्रोग्राम पे इनको लगाना है, रीअप्रोप्रिएशन करी है तो अप्रूव की हो, और अकाउंट्स देखेगा ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस बॉडीज के। क्या करेगा, फिर से आओ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखेगी कि पैसा डिसबर्स किया गया लीगली और उसी पर्पस के लिए लगाया गया जिस पर्पस के लिए उनको बताया था, एक्सपेंडिचर ऑथोराइज्ड था, रीअप्रोप्रिएशन का अप्रूवल ले लिया गया, एंड अकाउंट्स देखेगा ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस बॉडीज के। ये 4 काम हैं पीएससी के। मैंने तुम्हारे लिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के रख दिए हैं, एग्जाम में लिख के आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए थे। एस्टिमेट्स कमेटी क्या करती है, सरकार, मोदी जी आते हैं, पॉलिसी बता के चले जाते हैं कि भैया भाइयों बहनों हर किसी को अपना घर मिलेगा, भाइयों बहनों हर घर बिजली पहुंचाई जाएगी, हर घर सिलेंडर पहुंचा जाएगा, फलाना ढिमकाना, और दुनिया भर की पॉलिसीज, यमुना की सफाई की जाएगी, पॉलिसी आए वो आए, पॉलिसी बता के चले गए। अब हर एक चीज का पैसा लगता है। उन्होंने कहा कि भैया स्वच्छ भारत अभियान, हर घर से कूड़ा कलेक्ट करने के लिए हम गाड़ी भेजेंगे। वो गाड़ी भेजने तो लग गए, गाड़ी का ड्राइवर पैसा मांगेगा, सैलरी मांगेगा, गाड़ी खरीदने का पैसा लगेगा, घर घर जाएगी तो पेट्रोल का पैसा लगेगा, वेस्ट को डंप करने का पैसा लगेगा, सेग्रीगेट करने का पैसा लगेगा। तो पैसा तो हर एक चीज में लगता है। तो पॉलिसी अगर बनाई है तो उसमें कितना पैसा लगेगा, एस्टिमेट भी बनाया होगा। एस्टिमेट्स कमेटी का काम है ये देखना। अब देखो, कूड़े की गाड़ी चलाने मोदी जी तो नहीं आएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन हायर करी जाएगी। हमारे यहाँ क्या नाम है उसका, लक्ष्मी ऐसा कुछ करके नाम है, लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड और जो भी नाम है। तो एक कंपनी को हायर करा, उनको बोला कि भैया तुम कूड़ा उठाने का काम करोगे सारे शहर से, उनको ठेका दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो अब देखना है कि उन्होंने जो भी खर्चा किया है, उस फलानी कॉन्ट्रैक्टर ने जो भी खर्चा किया है वो पॉलिसी के हिसाब से किया हो। एस्टिमेट्स कमेटी उनको इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर सकती है और बता सकती है कि भैया तुम ये चेंज कर लो ताकि तुम और एफिशिएंटली काम कर सको, तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेशन में ये चेंज होना चाहिए। एस्टिमेट्स कमेटी ये सारी चीजें देख के बता सकती है। ऑल्टरनेट पॉलिसी सजेस्ट कर सकती है। ऑल्टरनेट पॉलिसी यानी कि सरकार ने सोचा, मोदी जी ने सोचा कि भैया हमें अपनी पैदावार बढ़ानी है फसलों की, तो पुराना जो इरिगेशन सिस्टम है उसको डेवलप करेंगे, थोड़े और अच्छे कुएं बनाएंगे, थोड़े और बढ़िया ट्यूबवेल लगवाएंगे, बिजली पहुंचाएंगे, ये सारा काम उन्होंने कहा कि भैया हम कराएंगे। तो एस्टिमेट्स कमेटी ऑल्टरनेट पॉलिसी पे सजेस्ट कर सकती है कि भैया जो आपके पुराने सिस्टम है उनको अपग्रेड करने की बजाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करो, ये भी बता सकती है एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी देखेगी कि भैया पैसा लिमिट के अंदर ही खर्च किया गया ना, ज़्यादा तो खर्च नहीं कर दिया गया, एंड फॉर्मेट बताएगी कि भैया एस्टिमेट्स किस तरीके से प्रेजेंट करने हैं सरकार को, कॉस्ट का डिटेल्ड ब्रेकडाउन किस तरीके से कैटेगराइज करना है, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें एस्टिमेट्स कमेटी बता के चलेगी। क्या काम है एस्टिमेट कमेटी का, बताना कि कहाँ इंप्रूवमेंट्स आ सकते हैं और एफिशिएंसी आ सकती है, कौन से रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। ऑल्टरनेट पॉलिसी सजेस्ट कर सकती है, देखेगी कि भैया पैसा लिमिट के अंदर ही खर्चा किया, और फॉर्मेट बताएगी सरकार किस फॉर्मेट में अपने एस्टिमेट्स प्रेजेंट करे। ये सरकार की पॉलिसी के ऊपर कमेंट नहीं करती है, उसको लगता है कि भैया सरकार में वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, पूरे देश को संभाले, तो पॉलिसी वो बना लेंगे, उनका काम है। पॉलिसी पे कमेंट नहीं करती, लेकिन अगर इसके पास एविडेंस है कि भैया पॉलिसी से रिजल्ट नहीं मिल रहे तो फिर ये पार्लियामेंट की नोटिस में लेकर आएगी। नेक्स्ट इज कोपू। कोपू का काम है जितने भी पीएसयूज हैं उसके अकाउंट्स को देखना, रिपोर्ट्स को देखना। देखो, पीएसयू का ऑडिट कौन करता है, सीएजी। सीएजी रिपोर्ट बना के किसको देगा, कमिटीज को। कमिटी है कोपू, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो कमिटी पीएसयू के अकाउंट्स देखेगी, सीएजी ने जो भी रिपोर्ट सबमिट करी है वो देखेगी, और ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ पीएसयू देखेगी कि उसको जो डिसीजन मेकिंग की पावर दी गई है क्या वो अच्छे से इस्तेमाल कर रही है कि नहीं कर रही, कि पीएसयू को साउंड बिजनेस प्रिंसिपल और प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस के हिसाब से मैनेज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। यानी कि पीएसयू को ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाया जा रहा है, कस्टमर फोकस्ड तरीके से चला जा रहा है कि नहीं, एंड सही अच्छी प्रैक्टिसेस जैसे कि कॉस्ट कंट्रोल, जैसे कि मार्केट रिसर्च करी जाती है कि नहीं, प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस के हिसाब से चलाया जाता है कि नहीं।
क्या क्या देखेगी? अकाउंट्स एग्जामिन करेगी, सीएजी की रिपोर्ट्स एग्जामिन करेगी, ऑटोनॉमी एफिशिएंसी देखेगी कि उसको साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलाया जाता है कि नहीं, प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस के हिसाब से चलाया जाता है कि नहीं, और पार्लियामेंट का जो स्पीकर होता है वो कोई और काम भी अगर कोपुगो कहेगा तो वो भी वो कंडक्ट करके चलेगी। बात समझ में आती है? एक्सरसाइज such other functions not covered and allotted by speaker। तो ये था आपका कमिटीज के बारे में डिस्कशन। अब हमने अपना कंप्लायंस ऑडिट तक का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे परफॉर्मेंस ऑडिट की तरफ। इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो को पॉज कर लो और 2 मिनट शांति से निहार लो कि जो भी मैंने पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया। खुद से पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, तो ज्यादा रिटर्न रहेगा बजाय कि मेरे बताने के। मैं बता दे रहा हूँ, मेरा काम है समझाना, क्लैरिटी देता रहा हूँ, और आई होप कि आपको सारी चीज़ों के बारे में अब तक क्लैरिटी मिल रही होगी। अगर आपको क्लैरिटी मिल रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है, क्या आपने पहले किया था, क्या आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिखी अपनी अंडरस्टैंडिंग में। आज बहुत डिटेल में रिवीजन करा दी है मैंने तुम्हारी अब तक के सारे टॉपिक की, और आगे भी इसी क्लैरिटी के साथ हम बढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑडिट, ठीक है? बाकी का भी करेंगे, शांति रहो। अभी हम उठा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑडिट। प्रॉपर्टी ऑडिट क्या होता है? एक ट्रांजैक्शन सारे रूल्स रेगुलेशन नियम कायदे कानून के हिसाब से करी गई है, लेकिन स्टिल वो ट्रांजैक्शन हाईली वेस्टफुल हो सकती है। हम प्रॉपर्टी ऑडिट में ऐसे केसेस ढूंढते हैं जो इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर था, जो अवॉइडेबल था, और जो इनफ्रक्चुअस था, जिसका कोई फायदा नहीं। फॉर एग्जाम्पल चिंटू जी हमारे सरकारी बाबू सरकार की बड़ी पोस्ट पे हैं। एक दिन घर में जाते हैं, नया नवेला ब्याह हुआ था। एक दिन उनकी बीवी जी उदास बैठी थी। उनने जाके पूछा कि मैडम जी उदास क्यों हो आप? आपके बिना तो हमारा जग सूना सूना लगता है, तुम तो मेरी जान हो, तुम तो मेरा जहान हो, फालतू बातें कर रहा है। बीवी जी ने मुंह खोला और बताया कि आज मैं सोच रही थी कि और साल भर बाद जब हमारा बच्चा हो जाएगा, फिर वो 4-5 साल बाद स्कूल जाने लगेगा, तो स्कूल इतनी दूर उसको छोड़ के आना पड़ेगा। फिर वो इतनी दूर से स्कूल आएगा, मैं उसको बीच बीच में देखने भी नहीं जा पाऊंगी। मैं कैसे रहूंगी सारे दिन उसके बिना? मेरा तो दिल भर आया, मैं तो बहुत उदास हूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा जीवन में क्या करना चाहिए। चिंटू जी ने बोला कि आप क्यों उदास होती हैं? हम है ना, हमारे राज्य में आप क्यों उदास होती हैं? हम आपके लिए घर के सामने स्कूल खुलवा देंगे। तो चिंटू जी ने अपने नीचे अफसरों को बोला कि बेटा स्कूल खुल जाना चाहिए, यहाँ पे स्कूल खुलवा दिया, बड़ी सी बिल्डिंग खुलवा दी। अरे बच्चा तो हुआ नहीं है, स्कूल पहले खुलवा दिया। अब उस एरिया में लोग ज्यादा रहते नहीं, स्कूल भी ने खुलवा दिया। 5 साल बाद ये स्कूल को चालू करेंगे। तो बताओ, क्या स्कूल बनवाना नियम कायदे कानून रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से अलाउड है? हाँ जी अलाउड है। उसने बजट में भी स्कूल बनवा दिया, 50 करोड़ का बजट अलॉट हुआ था, 50 करोड़ के बजट में स्कूल बनवा दिया, लेकिन क्या वो स्कूल किसी काम का निकला? नहीं निकला। चिंटू जी ने स्कूल बनवा दिया, बेस्ट स्कूल बनवा दिया, लेकिन क्या वो स्कूल किसी काम का निकला? किसी काम का नहीं निकला। बच्चे हैं ही नहीं, बिल्डिंग खुलवा दी है, 5 साल बाद जाके स्कूल चालू करवा रहे हैं। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो इम्प्रॉपर है, अवॉइडेबल है, इवन दो इन कन्फर्मिटी विद द रूल्स एंड रेगुलेशन। ऐसी सड़क जहां पर ट्रैफिक जाता ही नहीं, उधर वहां पर इन्होंने सड़क पार करने वाला पुल बनवा दिया। अपने ऑफिस से लेके अपने घर तक का पुल बनवा दिया। अरे उधर ट्रैफिक ही नहीं है, भीड़ की समस्या ही नहीं है, ये पुल बनवा दे रहे हैं। टेलीफोन एक्सचेंज बनवा दिया, बिल्डिंग खड़ी करवा दी, लेकिन वहां पर काम चालू करवाया नहीं, टेलीफोन रखवाया नहीं, एक्सचेंज बनवाया नहीं। तो बेसिकली ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो नियम कायदे कानून के हिसाब से बनी है, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बनी है, लेकिन स्टिल हाईली वेस्टफुल, हाईली इम्प्रॉपर और अवॉइडेबल है। प्रॉपर्टी ऑडिट देखो, सरकारी ऑडिट की टर्म्स हैं सारी, प्राइवेट कंपनी की ऑडिट में ऐसा कुछ नहीं होता है। अंबानी जी अपने पैसे से कुछ भी फालतू खर्चा करें, अगर उनने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा रखा है तो हम उसमें ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे, लेकिन यहां हम ऐसा नहीं करेंगे। यहां पे हम ट्रांजैक्शन की तह तक जाएंगे कि भाई तूने ये काम करा तो क्यों करा, क्योंकि अंबानी जी अगर फालतू खर्चा करेंगे तो सारी दुनिया देख रही है उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, शेयर होल्डर 1 मिनट में पैसा निकाल लेगा। लेकिन सरकारी बाबू, सरकारी कंपनी अगर फालतू खर्चा करेगी, सरकारी डिपार्टमेंट अगर 1 नंबर का फालतू खर्चा करेगा, तो आप कल को टैक्स देना बंद नहीं कर सकते हो। समझ में आई?
तो प्रोपराइटी ऑडिट में हम देखते हैं ऐसा कोई खर्चा है क्या जो इम्प्रॉपर था, अवॉइडेबल था, इनफ्रक्चुअस था, इवन दो इन कन्फर्मिटी विद द रूल्स एंड रेगुलेशन। हालांकि करा रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, पुल बनवाना अलाउड है, बजट के अंदर भी बनवा दिया, लेकिन स्टिल और ट्रांजैक्शन में सेटिस्फाई ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलरिटी ऑडिट, यानी कि रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से सारा कुछ बना हुआ है, बट स्टिल इट मे बी हाईली वेस्टफुल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, स्कूल बनवाया 5 साल बाद शुरू करेंगे, सड़क पे ट्रैफिक नहीं है वहां पे पुल बनवा दिया, है ना। ऐसी ऐसी चीजें जिनका कोई काम धंधा नहीं था, कोई फायदा नहीं था, वो भी इन्होंने कर दी, उसको हम ढूंढ के निकालते हैं प्रोपराइटी ऑडिट में। प्रोपराइटी का मतलब है आपने पब्लिक का पैसा कैसे खर्च किया। क्या कोई और आम इंसान, कोई भी समझदार इंसान, प्रूडेंट इंसान अपने पैसे को अगर उस चीज पे खर्च करता तो क्या ऐसे ही खर्च करता? क्या अपने पैसे से भी वही सारी चीजें करता? आपको देखना है कि पब्लिक का पैसा उतनी ही समझदारी के साथ इस्तेमाल किया गया हो जितना कि कोई भी आम आदमी अपने पैसे के साथ समझदारी दिखाता, बस। अब देखो, इट इज हार्ड टू फ्रेम एनी प्रिसाइज रूल्स। ये चल रहा है कॉमन सेंस और स्ट्रेट लॉजिक पे। चिंटू जी दलील दे सकते हैं कि भैया हमने तो फ्यूचर प्लानिंग करी है, आज मोहल्ला इतना ऑक्यूपाइड नहीं है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों का स्टेटस बढ़ रहा है, धीरे 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 करके लोग इस सोसाइटी में रहना चालू होंगे, फिर उन्हें स्कूल की जरूरत पड़ेगी, तो दलीलें दी जा सकती है। हर किसी का कॉमन सेंस, हर किसी का लॉजिक अलग अलग हो सकता है, और इसीलिए यहां पर हम रूल्स नहीं बना सकते, हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं बना सकते कि भैया इतने से ऊपर खर्चा किया, ऐसे करा तो ये ठीक है, ऐसे करा तो ये ठीक नहीं है। यहां पर उनको कॉमन सेंस और लॉजिक लगा के ही देखना पड़ेगा। ठीक है जी। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉपर्टी। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉपर्टी, पहला प्रिंसिपल बोलता है कि ऑडिटर देखेगा, सीएजी देखेगा कि सरकारी बाबू ने, सरकारी डिपार्टमेंट ने पहली नजर में प्राइमा फेसाई बहुत ज्यादा खर्चा तो नहीं कर दिया। ऐसा तो नहीं कि भैया 500 करोड़ में रामलीला करा रहे हैं। अरे रामलीला कराना अलाउड है, 500 करोड़ थोड़ी लगा देगा, 20, 25, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ लगा ले, 500 करोड़ की रामलीला थोड़ी होती है। तो हम देखेंगे कि पहली नजर में खर्चा कोई बहुत ज्यादा लग रहा है क्या। 50,000 करोड़ का पुल बना, अरे 50,000 करोड़ का पुल कहां से बना दे तूने? इतना पुल तो इतना थोड़ी ना पैसा लगता, 50 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, इस तरह का पैसा लगता है। हम बोलना चाहते हैं कि हर एक सरकारी बाबू, हर एक ऑफिशियल उतनी ही सावधानी बरते खर्चा करते टाइम जो कि एक पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस करता अपने पैसे के साथ, इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन मनी। उतनी ही सावधानी, उतनी ही समझदारी आपको भी दिखानी है। ठीक है जी। दूसरी चीज है, सीएजी के ऑडिटर्स, IAAD चेक करते हैं इसमें कि भैया किसी सरकारी बाबू ने खर्चा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं करा कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसी को बेनिफिट हो रहा है। ऐसा नहीं करना, अपने आप को फायदा नहीं दिलवाना अपनी पावर का इस्तेमाल करके। तीसरी चीजें सीएजी देखेगा कि भैया किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन के बेनिफिट के लिए ये यूटिलाइज नहीं किया गया हो। बात समझ में आती है कि भैया उस आदमी को समस्या दी तो मैंने उसके लिए पुल बनाया। अरे एक आदमी के लिए आप सारा खर्चा नहीं करोगे, या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए सारा खर्चा नहीं होगा। ठीक है जी। फिर ऑडिटर्स ये भी चेक करते हैं कि भैया सरकारी बाबू को उसकी तनख्वाह मिल रही है तो कोई भी और अदर एवेन्यूज ओपन नहीं होने चाहिए जो कि उसको इनडायरेक्टली बेनिफिट कर रहे हो, और किसी भी तरीके से उसको फायदा नहीं पहुंच रहा हो कि भैया उसको कार अलॉट हुई थी, उसने क्या करा, उबर पे भिजवा दी, खुद ऑटो से आता है, खुद पैदल आता है, उसको कार अलॉट हुई थी सरकारी वाली, उसको उबर पे चढ़ा रखी है। तो ऐसी कोई उसको ट्रैवल अलाउंसेस मिलते थे तो फालतू में झूठे झूठे बिल डाली जा रहा है, जाता ऑटो से बिल डालता है गाड़ी के या प्लेन के या जो भी है, मतलब कोई भी इनडायरेक्टली बेनिफिट उसको नहीं हो रहा हो अपार्ट फ्रॉम सैलरी, ये भी सीएजी इंश्योर करके चलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड रिगार्डिंग प्रॉपर्टी ऑडिट इन केस ऑफ पीएसयू। तो ये रहा प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है जी। फंक्शंस ऑफ ऑडिटर इन प्रॉपर्टी ऑडिट, उसको देखना है कि सारा खर्चा प्रॉपर्ली प्लान किया गया हो, मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल रहे हो, 1 करोड़ से जितने रिजल्ट मिल सकते थे उस केस में उतने मिल रहे हो, मैक्सिमम रिजल्ट मिल रहे हो, जज करे कि क्या एक्सपेंडिचर ऑप्टिमम रिजल्ट दे रहा है, क्या हम कुछ और कर सकते थे, क्या कोई सब्स्टिट्यूट प्लान ऑफ एक्शन हो सकता था जिससे और ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल आता, और
एक्शंस एंड डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट को देखे कि भैया उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट में लिए हैं, जो काम कराए हैं क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट में कराए हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट में कराए। ये सारी चीजें एक ऑडिटर को प्रोपराइटी ऑडिट में देखनी होती है। प्रोपराइटी ऑडिट की देखो कुछ समस्या भी है। समस्या ये है कि स्टैंडर्ड्स हम सेट नहीं कर सकते, कॉमन सेंस और लॉजिक के बेस पे हम चलते हैं। सब्जेक्टिविटी है, एक आदमी के लिए तो खर्चा जरूरी हो सकता है और दूसरे आदमी के लिए खर्चा वाहियात हो सकता है। दूसरी बात ये बोलता है नॉर्म्स ऑफ प्रोपराइटी एप्लीकेबल टू गवर्नमेंटल ट्रांजेक्शन। कुछ बच्चे आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर प्रोपराइटी इज अ वेरी गुड थिंग, व्हाई डोंट वी यूज इट इन द पब्लिक प्राइवेट सेक्टर एज वेल। क्योंकि हर किसी का समझने का तरीका अलग होता है। प्राइवेट सेक्टर पे इप्सो फैक्टो यानी कि एज इट इज ये नहीं लगाए जा सकते। हर किसी की फिलॉसफी यूनिक होती है, हर किसी का तरीका अलग हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर वाला सीईओ बिजनेस क्लास में ट्रेवल करता है, ऑडिटर आके ये भी बोल सकता है कि बेटा ट्रेन से भी तो जा सकता था, कि बेटा इकोनॉमी क्लास से भी तो जा सकता था, बिजनेस क्लास से ही क्यों जाना था तेरे को, क्यों कंपनी का पैसा उड़ा रहा है। उसको लगता है कि भाई मेरे को माइंड का कंफर्ट चाहिए। प्राइवेट कंपनी वाला सीईओ बोल रहा है कि भैया मेरे को माइंड का कंफर्ट चाहिए, मेरी नेटवर्किंग हो जाती है बिजनेस क्लास में, ये बेनिफिट है, फलाना बेनिफिट है, एटसेट्रा एटसेट्रा वट एवर इट इज। तो हर किसी की फिलॉसफी अलग हो सकती है, हर किसी का डिस्क्रिशन अलग हो सकता है, हर किसी की समझ अलग हो सकती है। इसीलिए सेम टू सेम ये फिलॉसफी हम प्राइवेट सेक्टर पे नहीं लगा सकते। दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोपराइटी ऑडिट। आओ इससे ऊपर आओ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में हम सब चीजें कवर करने की कोशिश करते हैं। इसको हम एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट भी बोल देते हैं। हम यहाँ पर एरिया ऑफ वीकनेस एंड एरिया ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस यानी कि फालतू खर्चे अगर करे गए हैं तो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्या क्या चीजें कवर होती है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में? सब चीजें। लो दिखाओ, मैं तुमको दिखाता हूँ क्या क्या चीजें कवर होती हैं। एरियाज कवर्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी कंपनी, सरकारी कॉरपोरेशन, किसी को भी कोई भी प्रोजेक्ट चालू करना है तो वो सामान लाएंगे, उसके बाद लेबर को बुलाएंगे, सामान ले आए, लेबर काम करेगी, मशीनों से काम होगा, इक्विपमेंट लगा के काम होगा, फिर सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था उसको मैनेज करना पड़ेगा। और जब हम मैनेज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भैया और कितनी कैपेसिटी है, और कितना सामान रख सकते हैं, और कितना काम कर सकते हैं। ठीक है जी। हम फिर कॉस्ट निकालेंगे, फिर उसको बेचेंगे, कंट्रोल्स का ध्यान रखेंगे, भैया सेल्स के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल्स होने चाहिए। उधार क्रेडिट अगर दे रहे हैं तो उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल्स होने चाहिए। और फिर जब हमारे पास प्रॉफिट आएगा तो हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे। कोई भी एक प्रोजेक्ट इसी तरह से चलता है। ठीक है, वापस से आंखें बंद करो। मटेरियल लाएंगे, लेबर काम करेगी, मशीन में लकड़ी को डालेगी, सामान प्रोड्यूस होगा, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ इक्विपमेंट। उसके बाद मटेरियल को जचा के रख देंगे, मटेरियल मैनेजमेंट। उसके बाद हमें पता चलेगी आइडल कैपेसिटी कि कितना और प्रोड्यूस हम कर सकते हैं। फिर हम सारी चीज़ों की कॉस्टिंग निकालेंगे, उसको सेल करेंगे एंड लास्ट में इन्वेस्ट करेंगे जो भी प्रॉफिट आएगा। समझ में आ गई? प्रोसेस समझ में आ गई? सारी ही चीज़ें हम कवर करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में। देखो जी, एरियाज कवर्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट कि मटेरियल्स का इस्तेमाल कितना किया, ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं कर दिया, क्या लेबर प्रोडक्टिव थी भी, क्या खाली बैठ के ताश खेल रही थी। मटेरियल हो गया, लेबर हो गया। मैनेजमेंट ऑफ इक्विपमेंट कि जो इक्विपमेंट लाए हैं उसको तरीके से तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, धक्के से तो नहीं चला रहे कि भैया 10 साल चलने वाली मशीनरी खाली 3 ही साल चलेगी, इतने बुरी तरीके से चला रहे हैं, है ना। उसके बाद मटेरियल का मैनेजमेंट, हम सामान को जचाएंगे, हमें पता चलेगा आइडल कैपेसिटी कितनी है। फिर हम कॉस्ट एंड प्राइसेस कैलकुलेट करेंगे, सेल्स और क्रेडिट के ऊपर कंट्रोल देखेंगे, एंड लास्ट में हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करेंगे। ये सारी चीज़ें क्या थी? प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन की बात हम कर रहे थे कि कोई भी प्रोजेक्ट चालू करना है तो इस तरीके से चलेगा। ये सारे एरियाज कवर्ड हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में। जितने पॉइंट्स मैंने आपको याद करा दिए गुड इनफ है, छोड़ दो आगे के। क्वेश्चन नंबर 13 लाओ देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 13, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एरियाज कवर्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। क्या क्या एरियाज कवर्ड हैं? 11 लिख रखे हैं यहाँ पे। 11 लिखने की आपको तो जरूरत है नहीं, 7-8 लिख दोगे तो भी गुड इनफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव की थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देना, बात बता देना, और उसके बाद एरियाज लिख देना। हम क्या क्या इश्यूज देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में, और ये फोटो बना के ला रहा हूँ, ये जो फ्लो बना रहा हूँ ना तुम्हारे लिए कि तुमको याद हो जाए,
ये बहुत टाइम लगता है इसमें। इस वीडियो को लाइक कर दो जरा, ठीक है। हाँ नहीं तो यहाँ बैठे बैठे सुबह से ये सब कर रहा हूँ मैं, फोटो डाल रहा हूँ, फ्लो बना रहा हूँ ताकि तुमको याद हो जाए। तुम आलसी, तुम नालायक हो, तुम्हारा काम मेरे को करना पड़ता। तो वीडियो को लाइक करने में भी कंजूसी करते हो तुम लोग। छोड़ो, आओ, छोड़ो नहीं, कर दो उसको। सम ऑफ द इश्यूज एग्जामिन्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, क्या क्या चीजें हम एग्जामिन करते हैं। देखो इसको भी फ्लो की तरह ही करेंगे। सबसे पहले बिजनेस में कैपिटल डालनी पड़ती है, फिर सामान लेके आना पड़ता है। देखो कैपिटल डालनी पड़ती है, परचेज करनी पड़ती है, उसके बाद हम प्रोडक्शन करेंगे यानी कि प्रोसेस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। फिर हम देखेंगे कि भैया हमारे प्लांट की अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है क्या। अगर अंडर यूटिलाइजेशन होगी तो फिर हमारा रेट ऑफ रिटर्न अच्छे से अचीव नहीं हो पाएगा। हम देखेंगे कि हमने फालतू खर्चा कर दिया। अगली बार से फालतू खर्चा ना हो, फालतू कॉस्ट ना पड़े, तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। और हम देखेंगे कि जो भी प्रोसीजर्स, जो भी प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो इकोनॉमिकल है कि नहीं। ठीक है जी। तो सम ऑफ द इश्यूज एग्जामिन्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। अब एक बार ही पढ़ना शुरू करते हैं। ये फ्लो यहां पर लिख लेना, 5 के बाद 6, 7, 8। एक मिनट रुको, लो इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 5 के बाद 6, 7, 8। ठीक है, आओ जरा हम कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में क्या क्या चेक करते हैं। सीएजी चेक करेगा कि सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी कंपनी में जितनी कॉस्ट लगाई गई है और जितनी हमने सोची थी प्लान्ड कॉस्ट थी, बहुत कैपिटल कॉस्ट यानी कि जितना पैसा हमने डाला, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है, उधार लेके डालते तो इंटरेस्ट कॉस्ट लगती है। तो जितनी कॉस्ट एक्चुअल में लगी और जितनी प्लान्ड थी उन दोनों में कितना फर्क है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि सामान जो इन्होंने खरीदा, क्या परचेज पॉलिसीज एडिक्वेट थी, यानी कि टेंडर्स वगैरह मंगाए गए क्या, सामान की वारंटी लाइबिलिटी वारंटी वगैरह देखी गई क्या, कंपैरेटिव शीट बनाई गई क्या, लोएस्ट प्राइस वाले वेंडर को दिया गया क्या, ये सारी चीजें। क्या एडिक्वेट सामान मंगाया कि मंगा के भर दिया कि भैया पैसा है तो मंगा के भर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीएजी ये चेक करेगा। तीसरी चीज सीएजी चेक करेगा कि जितना हमने प्रोडक्शन सोचा था उतना अचीव हुआ भी कि नहीं हुआ। नायक मूवी थी, उसमें एक सीन था कि 10,000 घर अलॉट होने थे गरीब लोगों को, बस्ती से हटा के उनको घरों में फ्लैट्स में शिफ्ट करना था, और हुए कितने थे? 32 घर। तो क्या हमारा टारगेट अचीव हुआ कि 10,000 घर बन जाने चाहिए थे और बने कितने? 32, है ना। तो हमको ये भी देखना है। चौथा, क्या कोई अंडर यूटिलाइजेशन तो नहीं है प्लांट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में कि भैया बना तो सकता है 10,000 यूनिट्स, बना रहे हैं 200 यूनिट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीएजी ये भी देखेगा। फिर पांचवा, क्या रेट ऑफ रिटर्न जो हमने सोचा था वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। छठा, रेट ऑफ रिटर्न तब अचीव होगा जब हमारे प्रोसीजर जो है वो इफेक्टिव और इकोनॉमिकल होंगे। अगर प्रोसीजर इफेक्टिव और इकोनॉमिकल यानी कि सस्ता, इफेक्टिव यानी कि टारगेट ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हमारे प्रोसीजर इफेक्टिव और इकोनॉमिकल नहीं होंगे तो हमारा एक्स्ट्रावेगेंस यानी कि फालतू खर्चा बहुत ज्यादा होगा। अब फालतू खर्चा ना हो, प्रोसीजर्स इकोनॉमिकल इफेक्टिव हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। सीएजी देखेगा कि क्या एंटरप्राइज के पास कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है क्या। बात समझ में आती? एक बार ही फिर से करें, चलो कर लेते हैं यार, वैसे वीडियो लंबी हो जाएगी फालतू में, पर ठीक है चलो, तुम्हें याद सा हो जाएगा। पहला कैपिटल के बारे में था कि कैपिटल की जो कॉस्ट लगी और जितनी सोची थी डिफरेंस है क्या। कैपिटल के बाद हम पैसा ले आए बिजनेस में, हम सामान खरीदेंगे, तो प्रोडक्शन परचेज की पॉलिसीज एडिक्वेट हैं क्या, सही है क्या। ठीक है, सामान खरीद लिया, अब प्रोडक्शन की बात है, तो प्रोडक्शन से जो आउटपुट मिला वो उतना ही था जितना हमने सोचा था कि नहीं था। ठीक है, उसके बाद अगर उतना नहीं था तो मतलब अंडर यूटिलाइजेशन है। अंडर यूटिलाइजेशन है तो क्या हमारा रेट ऑफ रिटर्न अचीव होगा? नहीं होगा। हमारे प्रोसीजर्स हमें देखने हैं कि इकोनॉमिकल और इफेक्टिव है कि नहीं। लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, ये वाला पूरा कर लेते हैं। फिर अगर इकोनॉमिकल इफेक्टिव नहीं होंगे तो हम फालतू खर्चा कर रहे हैं, एक्स्ट्रावेगेंस हो रहा है। एंड हमें लास्ट में देखना है कि क्या कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करी जाती है कि नहीं। तो अब हमारा आखिरी टॉपिक रह गया विच इज परफॉर्मेंस ऑडिट। बाकी सब आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, काफ़ी सारी चीज़ हमने याद भी कर ली। परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है?
परफॉर्मेंस ऑडिट में हम 3 चीज़ें देखते हैं, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी 3 ई हम देखते हैं, ई, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। हम देखते हैं कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड करी जा सकती है, कौन सा एरिया ऐसा है जिसको और भी तरीके से ग्रो किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है, सरकारी डिपार्टमेंट में, सरकारी कंपनी में, सरकारी कॉरपोरेशन में, किसी भी चीज़ के अंदर कौन से एरिया में ज़्यादा वैल्यू ऐड करी जा सकती है, कि क्या कोई ट्रांजैक्शन और सस्ते में हो सकती थी, क्या कोई ऑब्जेक्टिव और जल्दी अचीव हो सकता था, क्या कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट आ सकता था। हम ये सारी चीजें देख के चलते हैं। क्या चीजें? इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी का क्या मतलब है? मोदी जी स्टेज पे आए, और उन्होंने बोला कि आई हैव अ ड्रीम। मित्रों, आई हैव अ ड्रीम कि हर भारतवासी के पास अपना एक पक्का मकान हो। अब पक्का मकान अगर मोदी जी को हर एक भारतवासी को देना है तो उसके लिए क्या लगेगा? सीमेंट लगेगी, ईंटें लगेंगी। तो हम इकोनॉमी में, इकोनॉमी यानी कि सस्ता, इकोनॉमिकल लगा लो, ठीक लगा लो, सस्ता हम देखते हैं इकोनॉमिकल परचेज करी कि नहीं करी, सस्ते में लाए ना सामान को। एफिशिएंसी कि अब सामान तो ले आए, चलो सामान से ये 1000 केजी का सामान लाए, इससे आइडियली 10,000 दीवारें, 1000 मान लो, 1000 दीवारें बन जानी चाहिए थी, या हाँ ठीक है, 1000 केजी सामान लाए, 1000 दीवारें बन जानी चाहिए थी। क्या उतनी बनी कि नहीं बनी? क्या इन्होंने सामान बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया? क्या दीवारें बहुत कम बनी? क्या सिर्फ 400 ही दीवारें बनी? तो जितनी दीवारें बननी चाहिए थी इस क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल में उतनी बनी ना, कम तो नहीं बनी। ये है एफिशिएंसी यानी कि इनपुट आउटपुट रेशियो। हम परफॉर्मेंस ऑडिट में हम यानी कि सीएजी देखता है क्या इनपुट आउटपुट रेशियो को इंप्रूव किया जा सकता था, यानी कि इनपुट अगर 50 है और आउटपुट अगर 100 आ रहा है तो क्या इनपुट को कम किया जा सकता था, यानी कि 40 इनपुट हो और 100 आउटपुट आए, ऐसा किया जा सकता था। या फिर 50 ही इनपुट में हम 110 क्वांटिटी बना सके कि इनपुट को सेम रख के आउटपुट बढ़ाया जा सकता था, या आउटपुट को सेम रख के इनपुट कम किया जा सकता था। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी थी क्या? ये सीएजी देख के चलेगा। इनपुट आउटपुट रेशियो, ठीक है, ये है एफिशिएंसी। हम देखते हैं कि कितने एफिशिएंट तरीके से सामान का इस्तेमाल किया। एंड लास्ट में इफेक्टिवनेस, कि सारे घर बन गए कि नहीं, कि नायक की तरह ऐसा तो नहीं कि 10,000 घर बनाने थे और बने सिर्फ 32, ऐसा नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी यानी कि सस्ते में सामान लाना, एफिशिएंसी यानी कि इनपुट आउटपुट रेशियो, एंड इफेक्टिवनेस यानी कि सारे घर, यानी कि ऑब्जेक्टिव, टारगेट ऑब्जेक्टिव जो था वो अचीव हो गया कि नहीं हो गया। बात समझ में आती? लव इकोनॉमी को पढ़ते हैं। इकोनॉमी का मतलब है कॉस्ट को मिनिमाइज करना, जो भी रिसोर्सेज आपने इस्तेमाल किए। अब अगर घर बनवाने हैं तो उसके लिए आपको सीमेंट, ईंट, पत्थर भी चाहिएगा, लेबर भी चाहिएगी, पैसे भी चाहिएंगे, सारी चीजें चाहिएगी, आर्किटेक्ट भी चाहिएगा। तो इन्होंने हर एक चीज कॉम्पिटिटिव प्राइस पे ली ना। अब सस्ते का मतलब ये भी नहीं है कि भैया कचड़ा ही उठा के ले आए, एकदम ही खराब ईंटें, खराब सीमेंट सस्ते के चक्कर में ले, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कॉम्पिटिटिव प्राइसेस देखने आपको कि भैया मार्केट से बहुत महंगे रेट पे तो नहीं ली, सेम रेट पे, इकोनॉमिकल रेट पे ली ना, कि अगर ये 4 जगह पूछते तो इनको पता लगता है कि भैया इतने में आ सकता था, तो उस रेट में इन्होंने ली ना, सस्ते में ली ना, बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं दिए ना। मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज फॉर एन एक्टिविटी। और रिसोर्सेज कौन से? चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो फाइनेंशियल या फिर मटीरियल। मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, ये सामान सस्ते में लाए ना। अगला है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है इनपुट आउटपुट रेशियो। इनपुट आउटपुट रेशियो कि हमारा आउटपुट जो है वो किसी भी गिवन इनपुट के लिए मैक्सिमाइज हो जाना चाहिए, या फिर आउटपुट अगर सेम है तो इनपुट मिनिमम हो जाना चाहिए, ठीक है जी, या इनपुट इज मिनिमाइज फॉर एनी गिवन आउटपुट। वही वाली बात इसने बता रखी है। इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है? कि हमने जो एक्चुअली में सोचा था, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव थे कि 10,000 घर देने हैं, वो 10,000 घर बने कि नहीं बने, ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं हुआ, इंटेंडेड इंपैक्ट एंड एक्चुअल इंपैक्ट क्या था। मोदी जी ने कहा कि भैया स्वच्छ भारत अभियान, भारत देश को साफ कर डालेंगे, तो भारत देश साफ हुआ कि नहीं हुआ।
उज्ज्वला योजना, हर घर सिलेंडर जाएगा, तो हर घर सिलेंडर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये सारी चीजें हमको देख के चलनी है। वापस आओ जरा इस चार्ट पे। एफिशिएंसी यानी कि इनपुट आउटपुट रेशियो, इनपुट कम कैसे होगा, आउटपुट ज्यादा कैसे होगा। देखो हम क्या क्या चीजें चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि सामान को, अब ये लिखा इकोनॉमी के नीचे है लेकिन ये है एफिशिएंसी का ट्रिक है, ठीक है। एफिशिएंसी के पॉइंट्स ये रहे, इफेक्टिवनेस के पॉइंट्स ये रहे, इकोनॉमी के कोई पॉइंट्स नहीं है, ये सिर्फ इसकी हिंदी वाली ट्रिक है। सुनो अब, एफिशिएंसी यानी कि इनपुट आउटपुट रेशियो, हम इसके अंदर क्या क्या चीजें चेक करके चलते हैं। इनपुट यानी कि परचेज करना, सामान लाना, रॉ मटेरियल लेके आओगे वो तुम्हारा इनपुट बनेगा। तो प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस अच्छी हैं कि नहीं, यानी कि सामान जो लाए वो बढ़िया तरीके से मोल भाव करके 4 जगह पूछ के लाए कि नहीं लाए, प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस आपकी साउंड है कि नहीं। फिर सामान खरीद तो लिया, खरीद के लाके ढंग से रखा कि नहीं, कैसे पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, तो रिसोर्सेज को प्रॉपरली मेंटेन किया कि नहीं। उसके बाद तीसरा, अब रखा भी अच्छे से हुआ है तो उनका यूज भी एफिशिएंटली किया कि नहीं, अच्छे से किया कि नहीं, कि कम सामान में ज्यादा आउटपुट निकाला कि नहीं, एफिशिएंटली यूज किया कि नहीं, ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूज रिसोर्सेज यूज किए ना, जितने जरूरी थे उतने ही रिसोर्सेज यूज किए ना। ऐसा तो नहीं कि आधा अधूरा इसका यूज कर लिया, आधा अधूरा उसका यूज कर लिया, अब दोनों ही काम के नहीं रहे, समझ रहे हो। तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज यूज करने हैं एंड एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज कैसे यूज होंगे, जब आपके काम करने के तरीके एफिशिएंट होंगे, बढ़िया तरीके से आप काम करते होंगे, तो ही आपके ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज यूज होंगे। तो वापस से एफिशिएंसी में क्या था, सामान बढ़िया तरीके से लाए कि नहीं, यानी कि साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस है कि नहीं। आंख बंद कर लो, मेरी बात सुन लो, प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस साउंड है कि नहीं, सामान ले आए उसको रखा अच्छे से कि नहीं, मैनेज रिसोर्सेज प्रॉपर्ली मैनेज किए कि नहीं, सामान रखा तो है, उसके बाद उसको एफिशिएंटली यूज करना है, अच्छे तरीके से यूज करना है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज यूज करना है, जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज यूज नहीं करने हैं। और ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज कब होंगे, जब आपकी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एफिशिएंट होंगी। बात समझ में आती है। यही सारे पॉइंट्स है एफिशिएंसी के, कि हम एफिशिएंसी कैसे देखते हैं। हम देखेंगे साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिस फॉलो की कि नहीं, सामान अच्छे से लाए कि नहीं, है ना, सामान लाए और उसको अच्छे से रखा कि नहीं, प्रोटेक्ट करके मेंटेन करके रखा कि नहीं, फिर उनको एफिशिएंटली यूज करना, चाहे कोई से भी हो, ह्यूमन हो, फाइनेंशियल हो, अदर रिसोर्सेज हो, कोई से भी हो, एफिशिएंटली और ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज यूज करने हैं। कि 10 लोग का काम है तो 10 ही लोग यूज होने चाहिए, 2 मशीनरी का काम है तो 2 ही मशीन यूज होनी चाहिए। और ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज कब यूज होंगे, जब आपकी एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे। बात समझ में आती है। फिर है इफेक्टिवनेस, काम पूरा कब होगा, जब हमारे पास रॉ मटेरियल, जब हमारे पास साधन संसाधन प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उसमें देखना पड़ेगा कि जो मीन्स, जो चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज, पैसा, लोग, एक्सपर्टीज, जो भी चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई हैं, क्या वो कंसिस्टेंट थी और वो क्या हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए सूटेबल थी। फिर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास संसाधन, अगर सरकारी डिपार्टमेंट के पास संसाधन प्रोवाइड किया गया था तो क्या उसने रिजल्ट अचीव किया तो कितने एक्सटेंट तक किया। असेस वेदर इम्पैक्ट्स आर ड्यू टू पॉलिसी। यमुना नदी साफ करनी है, सरकार की एक पॉलिसी है, सरकार ने एक प्रोग्राम चालू किया कि भैया यमुना नदी को, यमुना मैया को साफ करेंगे। यमुना मैया को साफ करने का काम चालू इन्होंने कर दिया, मशीनें लगा दी, है ना, STPs अपग्रेड करने चालू किए। लेकिन फिर दिल्ली में बहुत भयंकर बारिश आई, कई दिनों तक आई, यमुना नदी में इतना पानी भर गया कि बाढ़ आने का खतरा हो गया, डेंजर लेवल तक यमुना नदी आ गई। अब बारिश का पानी क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, सबसे साफ पानी होता है, तो भर भर के इतना पानी भर गया कि वो जो कचरा था ना वो थोड़ा सा रह गया, तो यमुना नदी एकदम से साफ दिखने लगी। तो क्या वो यमुना नदी साफ सरकार की वजह से हुई? हमें देखना है कि अगर इंपैक्ट आया है तो क्या वो सरकार की पॉलिसी की वजह से आया या वो किसी और ही वजह से आ गया। असेस वेदर इम्पैक्ट आर ड्यू टू पॉलिसी। एंड लास्ट, असेस इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम कंपोनेंट्स, कि उन्होंने, देखो, यमुना मैया को साफ करने के लिए STPs, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए, उनको अपग्रेड किया गया, और JCBs की मशीनें लगाई गई, जो घाट पे सारा कचरा था वो हटाया जा रहा है। फिर यमुना मैया के नदी के ऊपर बोट्स तैराई जा रही है, वो मशीनरी वाली बोट जो नदी के अंदर से कचरा साफ कर रही है। चौथा, इन्होंने
कुछ बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जो नदी के तल से कचरा उठा रही हैं। तो ये 4 इसके कंपोनेंट्स हो गए। तो हमें देखना है कि हर एक कंपोनेंट कितना कितना इफेक्टिव था, क्या उसने अपना इंटेंडेड इम्पैक्ट पूरा किया कि नहीं किया, क्या काम अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी पॉलिसी एकदम से पूरी नहीं लग जाती, चरणों में लगती है। सुना होगा ना कि पहला चरण चल रहा है, फिर दूसरा चरण चल रहा है, फिर तीसरा चरण चल रहा है इस प्रोग्राम का। तो इस तरह से हर एक चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के किया जाता है। तो हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स इफेक्टिव थे कि नहीं। क्या क्या देखा हमने, मींस कंसिस्टेंट और सूटेबल थे कि नहीं, रिजल्ट कितने हद तक अचीव हुए, इंपैक्ट पॉलिसी की वजह से आया ना, और प्रोग्राम के कंपोनेंट्स इफेक्टिव थे कि नहीं। मींस जो प्रोवाइड किए गए लीगल फाइनेंशियल वो कंसिस्टेंट सूटेबल और रेलिवेंट थे कि नहीं, किस हद तक प्रोग्राम ने रिजल्ट्स अचीव किए, जो इंपैक्ट्स आए वो पॉलिसी की वजह से आए कि किसी और वजह से आए। एंड लास्ट में इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम कंपोनेंट्स, इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम के इंडिविजुअल कंपोनेंट कि हर एक चरण कितना इफेक्टिव रहा, हम ये देखेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 चीजें और कि उन्होंने प्रोग्राम चालू कर दिया, चलो मान लो रिजल्ट आ गया, तो क्या मैनेजमेंट ने ऑल्टरनेटिव भी कंसीडर किए थे कि भैया अभी तो 200 करोड़ में हुई है, ये 150 करोड़ में भी हो सकती थी। क्या मैनेजमेंट ने ऑल्टरनेटिव्स कंसीडर किए थे लोअर कॉस्ट के लिए? क्या सारे लो रेगुलेशन का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है? सरकार को इलीगली जो जमीन पे कब्जा कर रखा है वो हटवाना था, वो जमीन खाली करवानी थी। तो ऐसा तो नहीं सरकार ने लोग मरवा दी कि लो जी जमीन तो खाली हो गई। अरे इफेक्टिव हो पर किस तरीके से, वो नहीं करना। तो लो रेगुलेशन का पालन करना है कंप्लायंस में, फिर इफेक्टिव होना चाहिए। एंड आइडेंटिफाई वेज ऑफ मेकिंग प्रोग्राम मोर इफेक्टिव। सीएजी आइडेंटिफाई करेगा कि भैया क्या इस प्रोग्राम को और बढ़िया तरीके से, इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता था। तो ऑल्टरनेटिव्स कंसीडर किया था, लो रेगुलेशन का कंप्लायंस किया क्या, एंड आइडेंटिफाई वेज ऑफ मेकिंग प्रोग्राम मोर इफेक्टिव। बात समझ में आती है? ये थे आपके एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के पॉइंट्स। क्वेश्चन दिखाऊं क्या? क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 देख लो। क्वेश्चन 8 क्या बोलता है? इन कैरिंग आउट एफिशिएंसी ऑडिट ऑफ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। एफिशिएंसी ऑडिट की बात करें, यानी कि इनपुट आउटपुट रेशियो की बात करी जा रही है। क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं कि इनपुट आउटपुट रेशियो, आउटपुट मैक्सिमाइज होना चाहिए, इनपुट मिनिमाइज होना चाहिए, सामान सस्ते में लाए क्या, ढंग से रखा क्या, एफिशिएंटली यूज किया क्या, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज थे क्या, वही सारी बातें। ठीक है जी। प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट, जब आप परफॉर्मेंस ऑडिट यानी कि ईईई, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी चेक करना चाहोगे तो आप किस तरीके से प्लान करोगे? सबसे पहले आप प्रोग्राम जो भी चल रहा है या एंटिटी का अगर परफॉर्मेंस ऑडिट है तो एंटिटी को समझोगे, प्रोग्राम के बारे में समझोगे कि हम आखिर करना क्या चाहते हैं। हम हर घर सिलेंडर पहुंचाना चाहते हैं, हम यमुना मैया की सफाई करना चाहते हैं, हम आखिर में करना क्या चाहते हैं, ये हम पहले समझेंगे। कैसे समझेंगे? एंटिटी है तो एंटिटी के कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, एनुअल रिपोर्ट्स, बजटरी डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग, उससे हमें एंटिटी के बारे में अंदाजा मिलेगा। बीएसएनएल है, भेल है, सेल है, गेल है, ये सब लोग करना क्या चाहते हैं, हर एक एंटिटी को पहले हम समझेंगे। लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स, पीएसी, सीओ, कोपू, ईसी, अगर इन लोगों ने कोई रिपोर्ट्स बना रखी है तो उसको पढ़ेंगे। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने कोई लेटर दे रखे है उस फलानी कंपनी के लिए तो हम उसको पढ़ेंगे। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई प्रोग्राम है, कोई पॉलिसी है तो प्लानिंग कमीशन के डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे। बेसिकली 3 तो डॉक्यूमेंट वाले ही पॉइंट हो गए। डॉक्यूमेंट, 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 डॉक्यूमेंट एंटिटी के, डॉक्यूमेंट लेजिस्लेटिव और डॉक्यूमेंट पॉलिसी वाले। ठीक है, 3 तो डॉक्यूमेंट वाले ही पॉइंट हो गए। फिर कोई एकेडमिक या स्पेशल रिसर्च, ये कॉलेज वाले हैं, पीएचडी परस्यूइंग करने वाले हैं, ये रिसर्च करते हैं, जाके बातचीत करते हैं, रिसर्च करते हैं चीज़ों पे कि भैया किस तरीके से काम हुआ, किस तरीके से प्रोग्रेस हुई कि नहीं हुई, ये पढ़ सकते हैं हम। पास्ट ऑडिट, अगर पास्ट परफॉर्मेंस ऑडिट हुई है तो उन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया रखा था, क्या क्या चीज़ें चेक करी थी, क्या क्या चीज़ें निकली थी, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। मीडिया वालों ने अपनी कोई चीज़, अपनी कोई रिसर्च कंडक्ट करी है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया, अखबार हो, चाहे टीवी वाले हो, उन्होंने अपनी कोई रिसर्च कंडक्ट करी है, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेशन निकाला है तो वो हम पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स पॉलिसी के, डॉक्यूमेंट्स लेजिस्लेशन के, डॉक्यूमेंट्स एंटिटी के। उसके बाद एकेडमिक रिसर्च, पास्ट ऑडिट, मीडिया कवरेज।
हमने एंटिटी को समझ लिया, अब हम समझेंगे कि हम क्या देखना चाहते हैं, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम एक क्राइटेरिया डिटरमाइन करेंगे। क्राइटेरिया यानी कि एंटिटी का क्या काम था, प्रोग्राम का क्या काम था, और प्रोग्राम को क्या अचीव करना चाहिए था। क्राइटेरिया समझा था ना, बेंचमार्क, कि किस चीज से कंपेयर करके हम बोलेंगे कि ये सही है कि गलत है, तो हम वो डिटरमाइन करेंगे। क्राइटेरिया डिटरमाइन करना कैसे है, मोदी जी आते हैं स्टेज पे, बोलते हैं कि भैया स्वच्छ भारत अभियान, बोलते हैं कि यमुना मैया की सफाई करनी है, बोलते हैं कि भैया सिलेंडर पहुंचाएंगे 10 करोड़ लोगों को, 10,000 लोगों को अपना पक्का मकान दिलवाएंगे, 5,000 गांव में बिजली पहुंचवाएंगे। ये सारी चीजें क्या है, टैंजिबल है। अब मोदी जी ने स्टेज पे एक चीज बोली है, लेकिन इसका पूरा प्रॉपर प्रोग्राम, पूरा प्रॉपर प्लान तैयार किया जाता है, उसमें सारी चीजें होती हैं कि भैया ये चीजें हमें अचीव करनी है। तो हम प्रोसीजर मैनुअल्स पढ़ लेंगे, पॉलिसीज गाइडलाइंस पढ़ लेंगे। हम देखेंगे जैसे बीएसएनएल है, तो बीएसएनएल कैसा परफॉर्म करना चाहिए था, कैसे देखेंगे, एयरटेल और जियो के राइवल्स हैं, तो उसके हिसाब से देख लेंगे कि भैया सिमिलर एक्टिविटी करने वाली अदर एंटिटीज कैसा परफॉर्म कर रही है, उनकी क्या बेंचमार्क है, उससे कंपेयर कर लेंगे। रिसर्च पेपर कोई पब्लिश हुआ है तो वो देख लेंगे। कोई साइंटिफिक नॉलेज, नई साइंटिफिक नॉलेज हमें मिली है तो उसके हिसाब से कि भैया ये क्राइटेरिया होना चाहिए, और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की ओपिनियन लें कि भैया इतने खर्चे में इतना काम किया जा सकता था, उसके हिसाब से हम क्राइटेरिया सेट कर लेंगे। क्राइटेरिया यानी कि बेंचमार्क, जिसके हिसाब से हम चीज़ों को कंपेयर करके बोलेंगे कि भैया इसने बढ़िया काम किया कि खराब काम किया। कैसे देखेंगे, प्रोसीजर मैनुअल, पॉलिसीज, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन, बाकी एंटिटीज को देख लेंगे, रिसर्च पेपर देख लेंगे, साइंटिफिक नॉलेज देख लेंगे। ड्राइंग एंड ऑडिट अप्रोच, अब हम एक अप्रोच डिसाइड करेंगे कि हमको काम करना कैसे है। देखो, एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो उज्ज्वला योजना कि हर घर सिलेंडर पहुंचाएंगे इतने गांवों में। अब सबसे पहले आपको देखना है कि इस पॉलिसी का प्रोसीजर क्या है, कौन कौन उज्ज्वला योजना के लिए एलिजिबल है। आयुष्मान भारत आया था कि हर भारतीय को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। आयुष्मान भारत के लिए कौन कौन एलिजिबल है, किस तरीके से चेक होगा, उनकी वेबसाइट देखेंगे, हम देखेंगे कि भैया उनकी गाइडलाइंस क्या है, मैनुअल्स क्या है, रिपोर्ट्स क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, सारी चीज़ें हम देखेंगे कि किस तरीके से वो देखते हैं कि भैया कौन कौन एलिजिबल है, उनका एक्चुअली में प्रोसीजर क्या है, वो किस तरीके से प्लान कर रहे हैं 10,000 लोगों को सिलेंडर पहुंचाने का, 10,000 लोगों को घर देने का, वो किस तरीके से चीज़ों को कंडक्ट करने वाले हैं, किस तरीके से उन्होंने मॉनिटरिंग करी है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। केस स्टडी, अब उनने कहा था कि भैया 500 गांव में हम जगह जगह सिलेंडर पहुंचवाएंगे, जिन गांव में नहीं है। हम कोई भी एक गांव के बारे में उठा लेंगे और देखेंगे कि उस गांव में कितने लोगों को सिलेंडर मिला, कितने लोगों के पास ऑलरेडी था, कितने लोगों को उन्होंने इशू करा, किस आधार पे इशू करा, कहीं सही लोगों को इशू करा ना, कहीं इधर उधर के लोगों को तो इशू नहीं कर दिया। यूज ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, जब भी सिलेंडर किसी के घर पे पहुंचवाया जाएगा तो वो रिकॉर्ड तो किया जाएगा ना कंपनी के द्वारा, तो उस डेटा को लेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसमें ये भी देखेंगे कि वो डेटा करेक्ट है और कंप्लीट है कि नहीं। फिर सर्वे करा सकता है सीएजी कि भैया जगह जगह खुद लोग जाके पूछें कि 10 गांव में लोग गए, उन्होंने खुद औरतों से बात करी कि भैया क्या आपके घर में सिलेंडर आया तो हर महीने आपको उपलब्ध हुआ कि बस एक बार आया और वो चला गया, कि खाते में रिकॉर्ड में नाम आ गया और उसके बाद नहीं मिला, तो सर्वेस कराए जा सकते हैं। फिर ये सारी जो हमने एनालिसिस करा, केस स्टडी देखी, एग्जिस्टिंग डेटा देखा, सर्वे कराए, उससे हम आउटपुट इनपुट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि भैया कितना एफिशिएंट रहा, क्या गिवन इनपुट में हम बढ़िया तरीके का आउटपुट निकाल पाए क्या। एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फिनेंशियल्स देखेंगे, अर्निंग्स, रेवेन्यू या प्रोग्राम की इंप्लीमेंटेशन का डेटा कि भैया कितने लोगों को इससे फायदा पहुंचा, ये सारी चीजें सीएजी देख के चलेगा। ठीक है जी। क्वेश्चंस डेवलप करेगा, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा उनसे समझने के लिए, उनसे पूछने के लिए क्वेश्चंस डेवलप करने पड़ेंगे। तो ऑडिट टीम क्वेश्चंस डेवलप करेगी, उनके आंसर्स मांगेगी, असेसिंग ऑडिट टीम स्किल्स एंड वेदर आउटसाइड एक्सपर्टीज इन्वॉल्व्ड। It is essential that performance auditor possess special aptitude and knowledge. Auditing standards of CAG provides that audit institution shall develop and train auditors. CAG के खुद के
स्टैंडर्ड्स होते हैं, MAAS स्टैंडर्ड्स, उनके हिसाब से ऑडिट करनी रहती है। तो CAG को ट्रेन करना होता है ऑडिटर को। तो हम देखेंगे कि उन्होंने अपना काम अच्छे से किया कि नहीं किया। ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स, बेसिकली इसमें क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से हमें क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या हमारा बेंचमार्क रहेगा, ये सारी चीजें हम एक पेपर पे प्लॉट कर देते हैं, लिख लेते हैं, ताकि हम अच्छे से तसल्ली ले पाए। टाइम टेबल एंड रिसोर्सेज की भैया हमें कब तक ऑडिट करके देनी है, हमें एक टाइम टेबल और हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, CAG को क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, कौन सी टीम चाहिएगी उसको, ये सारी चीजें देखेगा। इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम टू ऑडिट एंटिटीज, एकदम से जाके धावा नहीं बोल देना है कि भैया आ गए हम परफॉर्मेंस ऑडिट करेंगे, नहीं, उनको पहले इंटीमेट कर देना एडवांस में कि हम परफॉर्मेंस ऑडिट करने वाले हैं, इस तारीख को इस टाइम पे करने वाले हैं, इतनी डिटेल में करने वाले हैं, और उनसे एक एक्नॉलेजमेंट करना कि भैया हाँ हमें पता चल गया। बात समझ में आती है। ये है प्लानिंग एंड ऑडिट, प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट। अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं, क्राइटेरिया बेंचमार्क सेटअप करना है, अप्रोच डिसाइड करनी है कि किस किस तरीके से काम करेंगे, क्वेश्चंस डेवलप करेंगे, टीम सेलेक्ट करेंगे, सब कुछ एक पेपर पे लिख लेंगे डिजाइन मैट्रिक्स के नाम पे, टाइम टेबल डिसाइड करेंगे और उनको इंटीमेट कर देंगे कि भैया हम आ रहे हैं, जो करने हो जाओ। आखिरी टॉपिक फॉर द चैप्टर, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ CAG एंड कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा जिसमें जनरल रिव्यू होगा सरकारी कंपनी के रिजल्ट्स का कि भैया ये कंपनी ये करती है और इसका ये काम है। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल होगा ऑफ सिलेक्टेड अंडरटेकिंग कंडक्टेड बाय ऑडिट बोर्ड्स। ऑडिट बोर्ड्स कौन होते थे, IAAD के नीचे ऑडिट बोर्ड्स होते थे, उन्होंने जो भी काम किया उसको डिटेल में ऑडिटर CAG पढ़ेगा, वो लिखा जाएगा। Resume of companies auditors report submitted by them under direction issued by CAG and that of comments of accounts of government company। ऑडिटर ने सरकारी कंपनी, जो कंपनीज एक्ट के अंदर वाली कंपनी है, उसका ऑडिटर CAG अपॉइंट करके देता है। तो उस ऑडिटर की रिपोर्ट देखेगा जो भी CAG को सबमिट हुई है, और सरकारी कंपनी ने जो भी कमेंट्स दिए हैं वो देखेगा, वो लिखा जाएगा रिपोर्ट के अंदर। Significant result of audit undertaking not taken up for appraisal by audit boards। ऐसी डिपार्टमेंट्स, ऐसी अंडरटेकिंग्स जिनके कुछ सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स थे लेकिन ऑडिट बोर्ड उसको टेकअप नहीं कर पाया, वो भी हम रिपोर्ट के अंदर लिखेंगे। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें आएगी, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आएगा अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, की कंपनीज ने किस तरीके की परफॉर्मेंस करी, बढ़िया परफॉर्मेंस करी कि खराब परफॉर्मेंस करी, क्या डिपार्टमेंट ने, कंपनीज ने इरेगुलर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करा और उनके सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं, ये लिखा जाएगा। और एक जनरल रिव्यू कि उनका रिजल्ट ओवरऑल कैसा रहा, ये लिखा जाएगा। ठीक है जी। जब पार्लियामेंट में प्रेजेंट करी जाएगी तो ये पार्ट्स होंगे, इंट्रोडक्शन होगा, अप्रेजल ऑफ सिलेक्टेड अंडरटेकिंग होगा, ऑडिटर की रिपोर्ट होगी, और रिजल्ट जो ऑडिट बोर्ड ने टेकअप नहीं किए वो सारी चीजें लिखी जाएंगी, और ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये दो चीजें अलग से डाली जाएंगी। बात समझ में आती है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। क्वेश्चन नंबर 16, रिपोर्ट ऑफ CAG ऑन दी ऑडिट ऑफ PSU आर प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट वाली बात आ गई। हम रिपोर्ट जब प्रेजेंट करेंगे, फैसिलिटेट्स अ प्रॉपर कंसिडरेशन, एन्यूमरेट द कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। हम क्या क्या चीज़ उसमें डालेंगे, जनरल रिव्यू, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल, ऑडिटर की रिपोर्ट, और रिजल्ट जो कि टेकन अप नहीं करे ऑडिट बोर्ड ने, ये सारी चीज़ें डालेंगे, है ना। और दो चीज़ें ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक्स्ट्रा क्या डालते हैं वो भी तुम लिख के आ जाना। Here we conclude the revision of your government audit। अच्छी खासी रिवीजन हो गई, अच्छी खासी लंबी वीडियो बन गई। हालांकि मैं तुम्हारे लिए CAG की रिपोर्ट भी लाया था दिखाने के लिए, पर मुझे लगा कि यार अब इससे ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं बनानी चाहिए। लिसन, अब ये चैप्टर तुमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। इस चैप्टर को आज ही थोड़ी देर का ब्रेक लेके एक बारी पढ़ लेना, और एक दो दिन में फिर अच्छे से पढ़ लेना, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। जरूरत पड़े तो वीडियो को दोबारा सुन लेना। 1x पे ही सुनना, 1.5x पे मत सुनना, नहीं याद रहेगी, दिमाग में नहीं जाती है वो चीज़ें। कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर ज़रूर कमेंट कर देना। और कुछ तुम्हें मुझसे चाहिए, कोई और चैप्टर चाहिए, क्या चाहिए,
कमेंट करके बता देना। आई एम हियर टू हेल्प। नंबर तो मेरा तुम्हारे पास होगा ही, नहीं है तो लिख लो 9817664456। ये मेरा नंबर है, तुम डाउट पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर देना। फ़ोन मत मारना रात के 2 बजे अच्छा नहीं लगता है, व्हाट्सएप कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड एज ऑलवेज लव यू ढेर सारा, बाय बाय। तो वीडियो आपकी ख़त्म हो चुकी है और आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। जाने से पहले एक छोटी सी दिल की बात मैं आपसे करना चाहता था, और बात इस बारे में है कि यार हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, सारा सारा दिन, सारी सारी रात बैठ के हम पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे रात के 3-3 बजे तक पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करते हैं। दिन में 10-10, 12-12 घंटे हम पढ़ते हैं लगातार, नॉन स्टॉप लेक्चर्स देखते हैं, क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, एक के बाद एक, हर चीज़ जो हमारे बस में हम वो करते हैं। और इतनी मेहनत करने के बाद वो एक फीलिंग आती है, बीच में हिट होती है कि यार जब भी नज़र उठा के देखो ना, हमारे आसपास के लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार उनका जीवन तो कहीं ना कहीं पहुंच रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, मैं ही पीछे छूट जाता हूं। और ऐसा भी नहीं कि मैं खाली बैठा हूं, मैं सारा सारा दिन मेहनत कर रहा हूं, इतनी इंटेंस मेहनत कर रहा हूं जितनी शायद मेरे सर्कल में कोई भी नहीं कर रहा। उसके बाद भी सिर्फ मेरा जीवन वहीं के वहीं है और सबका जीवन आगे बढ़ रहा है। किसी की शायद शादी हो रही है, किसी की शायद नौकरी लग गई है, किसी की शायद डिग्री हो गई है तो वो विदेश जाने की तैयारी, कुछ ना कुछ सबके जीवन में हो रहा है। और हमारे जीवन में वो किताबें ही हैं जो जा ही नहीं रही हैं। और मैं मानता हूँ यार ये बात, ये ना फीलिंग जब हिट करती है तो सारा मूड खराब होता है। वो इतनी खराब फीलिंग लगती है ना कि सारा दिन भी खराब होता है, उसके बाद कुछ काम भी नहीं होता और कुछ समझ भी नहीं आता कि ऐसा क्यों, इसका जवाब हमारे पास नहीं होता। बहुत अच्छे से समझता हूँ मैं इस फीलिंग को, बहुत बार गुजरा हूँ मैं इससे। और तुम में से कुछ बच्चे बोलोगे कि सर आप कैसे इस फीलिंग से गुजरे हो, आप तो लिखते हो ना कि बीकेएमसी एट 21 हर वीडियो के स्टार्टिंग में। तो दोस्त इंटर में तो मेरे भी अटेम्प्ट लगे थे ना, और मैं नहीं चाहता था सीए करना, मैं नहीं चाहता था, मेरे को नहीं पसंद थी पढ़ाई, और मैं हर कोशिश करता था कि यार पढ़ाई के अलावा मेरे जीवन में कुछ हो। बट सीए के साथ साथ आपको पता है कि कितना ही ज़्यादा टाइम मिलता है, नहीं कर सकते थे पढ़ाई। तो हर टाइम किताबों से घिरे रहना, उसके बाद फिर वो मार्कशीट पे फेल लिखाता था बड़ा बड़ा कैप्स लॉक में। और वो ऐसा लगता, और जब भी मैं सड़क से गुजरता था, कॉलेज के पास से गुजरता था, तो मैं देखता था लड़के को, लड़कियों को, और मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे भी तो ऐसा जीवन चाहिए था ना, कि मैं क्यों नहीं कॉलेज जा सकता हूँ, मैं क्यों नहीं दोस्त बना सकता हूँ, मुझे खुश रहने का अधिकार क्यों नहीं है। और तुम में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा। मैं तुम्हें बस एक चीज बता सकता हूँ यार, कि देखो तुम अकेले तो नहीं हो। ये बातें मुझे भी बहुत दुखी करती थी। तुम आज अपने कमरे में अकेले बैठे हो, लाइब्रेरी में अकेले बैठे हो, लेकिन तुम्हारी जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे, यकीन मानना। तुम कमेंट्स सेक्शन में देखना, अगर बच्चे बताएंगे तो, बताते नहीं ना, पर हमारे जैसे बच्चे सारी बातें लिखते नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेम इन हालातों में हैं। और मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं तुम्हें सच बताऊं कि मैं भी तुमसे कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं। मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, और जॉब छोड़ने के बाद मैं टीचिंग में आया था, और मेरा एक विजन था, मेरा एक सपना था कि मैं देश का नंबर 1 टीचर बनूंगा, सबसे बड़ा टीचर बनूंगा। एंड आफ्टर 2 whole years, more than 2 years, आई एम क्लोज टू 0 ओनली, मतलब मैं कहीं पहुंच नहीं पाया हूं। और मुझे भी ऐसी चीज़ें बहुत बार लगती हैं, मुझे भी हिट करता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या ऐसा गलत कर रहा हूँ कि या तो मेरी किस्मत के सितारे भी काम नहीं कर रहे हैं, या फिर मैं ही बेवकूफ़ हूँ कि मैं कुछ तो सही नहीं कर रहा हूँ, कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मुझे भी
अपने ऑफिस के साथ वाले दोस्तों को देख के लगता है कि यार वो लोग इतना अच्छा कमा रहे हैं, और अगर मैंने नौकरी नहीं छोड़ी होती या आज अगर मैं नौकरी ज्वाइन कर लूँ तो शायद मैं भी इतना अच्छा कमा सकता हूँ हर महीने। मुझे भी अपने साथ के फेलो टीचर्स को देख के लगता है कि यार उसका तो चल रहा है यार, मेरा क्यों नहीं चल रहा है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि यार मेरा जीवन भी क्यों एक जगह पे स्टक हो गया है। हाँ सच में मैं तुमसे कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं हूँ, मैं भी उसी लाइन में शायद 2 कदम आगे 2 कदम आगे, बस इसलिए क्योंकि मैंने वो एग्ज़ाम्स निकाल लिए। और देखो मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि यार कंपैरिजन मत करो, कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय, कंपैरिजन करने से खुशियाँ छिन जाती हैं, ये वो कंपैरिजन हम करते थोड़ी ना, वो आता है, वो बीच बीच में फीलिंग हिट करती है, वो अपने आप आता है उसको। मेरे पास तो मैं तो ऐसा कोई तरीका खोज नहीं पाया हूँ जिससे कि हम उस कंपैरिजन को करना बंद कर दें। मैं कोई ऐसे एनालिसिस तो नहीं कर रहा हूँ ना लेके डायरी बैठ के, तो कंपैरिजन आएगा यार। मैं तुमसे बस ये कह सकता हूँ कि यार देखो, अगर तुम्हें लगता है कि कोई सामने वाला आगे बढ़ रहा है तो एक तो उससे जलन मत करो, क्योंकि तुम भी तो वहीं पहुंचना चाहते हो ना जहां वो पहुंच रहा है, तुम भी तो वहीं पहुंचना चाहते हो। तो तुम उसके स्थान से, उसके तरीके से जलन नहीं कर सकते, क्योंकि तुम खुद के लिए भी वही चाहते हो। तो एक तो दुखी मत हो दूसरे की खुशी को देख के, है ना, दैट इज द मोस्ट खराब थिंग दैट यू कैन डू। दूसरी बात, रही बात अपनी, तो देखो यार दूसरों का जीवन आगे बढ़ रहा है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, पर हमारा जीवन आगे बढ़े उसके लिए मैं तुम्हारे साथ एक वादा कर सकता हूँ, और मैं चाहता हूं कि वो वादा तुम भी मुझसे करो। जब मैं तुम्हारी जगह पे था ना, तो मैं कोई बहुत टैलेंटेड आदमी नहीं, ना ही मेरा ब्रेन कोई बहुत वो है कि एकदम ऐसे मेमोरी, मुझे याददाश्त बहुत याद रहती है, और मेरा बहुत इंटरेस्ट था, पैशन था पढ़ाई में, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने लाख कोशिशें की कि मैं सीए किसी ना किसी तरीके से छोड़ दूं, बट घर वाले माने नहीं। और मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, बस मेरे पास एक चीज़ थी कि मैं मेहनत करना जानता था, और वो उस मेहनत के दम पे मैंने वो एग्ज़ाम्स निकाले। उस मेहनत के दम पे, उस मेहनत के भरोसे मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, विच इज़ अ वेरी बिग डील बाय द वे, वेरी बिग डील, क्योंकि मैं कभी किसी समृद्ध परिवार से नहीं आता हूँ। मेरे पापा के पास कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा को तो छोड़ो, बहुत भी नहीं है छोड़ देते हैं उस बात को, बट है ना, इट वॉज काइंड ऑफ अ वेरी बिग डील फॉर मी। और सिर्फ एक चीज़ के भरोसे मैं अपनी नौकरी छोड़ पाया, वो है मेहनत, उस मेहनत पे विश्वास। तो आज मैं बस तुमसे एक वादा चाहता हूँ कि हम लोग मिलके मेहनत करेंगे, उसमें मैं भी हूं और उसमें तुम भी हो। हम लोग हर रोज इतनी मेहनत करेंगे, हर रोज इतनी मेहनत करेंगे कि जब आखिरी में एक दिन आए जिस दिन या तो हमारा चल जाएगा या फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम ये चीज़ और नहीं करेंगे, उस दिन बस हमें रिग्रेट ना हो कि यार शायद हमने कोई कमी छोड़ दी। बस जब मैं सीए फाइनल के पेपर की तैयारी कर रहा था ना, तो मैं 13 घंटे एक दिन में पढ़ा करता था, और दैट वाज वेरी इंटेंस फॉर मी। मतलब उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता था, दैट वाज द मैक्सिमम कैपेबिलिटी ऑफ माइंड। मैं नहीं पढ़ सकता 18 और 21 घंटे, या यूट्यूब पे जो भी दिखाते हैं, मैं नहीं हूँ वो, मैं नहीं कर सकता हूँ। 13 घंटे वॉज दी कैप फॉर मी। मैं उसमें हर एक मिनट मेरा गिना हुआ था, हर एक मिनट मेरा प्रोडक्टिव था, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता था। और 4 महीने लगातार ये करने के बाद वो जो स्ट्रेस इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया था, तो मेरे को याद है कि लो का पेपर था शायद, मतलब एक पेपर था, पेपर से पहले वाले दिन की छुट्टी थी, तो वो छुट्टी दूसरा पेपर था, दूसरा तीसरा ऐसा कोई पेपर था मेरा। छुट्टी वाले दिन ना, मतलब मेरा कल पेपर है, अभी 4 पेपर और बाकी हैं, और मेरे दिमाग में इतना स्ट्रेस है कि मेरी आंखों से आंसू निकलने चालू होते हैं, और मेरे मन में बस एक ही सवाल होता है कि यार बस करो ना, अब बच्चे की जान ही लेके मानोगे क्या, कितना पढ़ूंगा। और उस टाइम आई रियलाइज कि यार आई हैव हिट माई मैक्सिमम पोटेंशियल, दिस वॉज द बेस्ट आई कैन डू। एंड उस टाइम मेरे मन में एक तसल्ली थी कि यार ठीक है, अब अगर इसके बाद पेपर खराब भी हुआ, रिजल्ट खराब भी आया और मैं सीए नहीं भी बना, तो भी मेरे को दुख नहीं होगा, क्योंकि दिस वॉज द बेस्ट आई कैन डू। और आज वही वादा
मैं तुमसे करने आया हूँ और तुमसे मांगने आया हूँ। मैं अपनी तरफ से तुम्हें वादा करता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं बड़ा टीचर बनूंगा, देश का नंबर 1 टीचर बनूंगा कि नहीं, ये है वो है, बट मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ कि यार तुम्हारे साथ मिलके मैं फिर से वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल हिट करूंगा कि बस एक पॉइंट आएगा और मैं बोल दूंगा कि हाँ अब ये मेरा सब कुछ था, मैंने अपना सब कुछ इसमें दे दिया, और इसके बाद अगर ये नहीं भी चला तो भी मुझे कोई दुख नहीं है, फिर मैं मान लूंगा कि वो रास्ता मेरे लिए नहीं था। तुम भी बस यहां तक आ जाओ जिस दिन तुम ये अपने आप से गर्व से बोल दो कि यार बस ये मेरा सब कुछ था जो मैंने इस कोर्स को दे दिया है, इसके बाद अगर नहीं होता है तो ठीक है, फिर मुझे उस चीज का कोई दुख नहीं है, नहीं होता तो नहीं होता। दिस वॉज द बेस्ट आई कैन डू। करोगे मुझसे वादा? हाथ अगर तुम होते तो मैं सामने से पकड़ लेता, अभी हाथ तो नहीं पकड़ पाऊंगा, बट कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड एज ऑलवेज लव यू ढेर सारा, बाय बाय।